आज हमारे जैन कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंस बढ़ चुका है वेलनेस के बारे में। कोई शरीर का ध्यान नहीं रखना चाहता है, कोई अपने वेल्थ का भी ध्यान नहीं रखना चाहता है। विजडम के बारे में बात ही मत करो। स्कूल में जो सिखाया जाता है बस उसी को ज्ञान मानकर लोग जी रहे हैं ना। ये तो अच्छा है कि हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, वरना भगवान को भी कौन पूछता है। बहुत ही अस्त व्यस्त और बोझ रूप ये मनुष्य जीवन हम सबको लग रहा है। इसी को खुशीमय, समृद्धिमय और इस मनुष्य जीवन को थ्रू द एक्सट्रीम पोटेंशियल जीने के लिए ये पॉडकास्ट हमने शुरू किया है। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी विरल विभूति जो हमारे समाज में जीरो से हीरो हुए हैं और वो जाने जाते हैं अपने मित्र सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में जाने जाते हैं इंटेलिजेंस के लिए। ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन। वो बोन के बारे में मैं ये कहूँगा कि जैसे इंसान अपने खुद के बारे में जितना नहीं जानता है, इतने अलग अलग टाइप के बोन्स और बोन्स में क्या क्या हो सकता है उतना नॉलेज उनके पास है। तो ये पॉडकास्ट का हम दो भाग करेंगे, सबसे पहले वेलनेस में और दूसरे पार्ट में वेल्थ क्रिएशन में। क्योंकि आजकल लोगों को डॉक्टरों से बहुत डर लगा है, स्पेशली कोरोना के बाद। तो हम हमारे साधु साध्वी जी के लिए, हमारे श्रावक श्राविका के लिए और अन्य जो कोई भी इससे लाभ उठाना चाह रहे हैं, सभी को लाभ मिलने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब इस पॉडकास्ट से ज़्यादा ज्ञान लें और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लाई करें। तो शुरू करते हैं डॉक्टर भरत मोदी के साथ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आपकी मौजूदगी में आके हमारे अहोभाग्य। परमात्मा के चरणों में ये जीवन अर्पण किया है मैंने और समाज के लिए ही मैं जीवन जी रहा हूँ। एक और छोटा सा पुष्प समाज के चरणों में। भरत भाई, जैनिज्म में शायद ही कोई टॉपिक स्पर्श नहीं किया गया है, हर चीज को स्पर्श किया गया है। इसी तरह एक जो टॉपिक है वो है प्रिवेंटिव वेलनेस। मुझे ऐसे लगता है कि जो पढ़ाई मैंने 15 साल स्कूल में की, मुझे सिर्फ इतना पता है कि किडनी फेल हो तो डायलिसिस करना है, पर किडनी 100 साल तक जी सकती है ये कभी मुझे स्कूल में पढ़ाया नहीं गया था। अगर घुटने में दर्द हो तो नी रिप्लेसमेंट करना है, ये मैंने मेरे पिताजी से जाना है। पर हम इस बोन्स को हम 100 साल तक टिका के रख सकते हैं, ये मैंने कभी जाना नहीं, सीखा नहीं है। पर जैनिज्म में जब मैंने पर्याप्ति, प्राण, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा, तब मुझे पता चला कि हम जो जैन साधु होते हैं उनको सबसे ज़्यादा हार्डशिप्स अपने बॉडी पे लेने पड़ती है, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल सिक। तो इस वजह से हमारे लिए वेलनेस का ज्ञान लेना सबसे अधिक ज़रूरी है। तो आज हम आपसे ये ज्ञान लेना चाहेंगे। तो शुरुआत करेंगे, ये जो बोन है, बोन का जो स्ट्रक्चर है, जैनिज्म में इसको संघयन कहा गया है स्ट्रक्चर को। यानी बहुत ही ज्यादा मजबूत बोन है तो उसको वज्र ऋषभ नारद संघयन ऐसा नाम दिया गया है। तो जिसका जितना बोन ज्यादा मजबूत होगा उसकी बॉडी में हीलिंग पावर उतना ज्यादा होगा। એટલે ગુજરાતીમાં જેને કહીએ કે રૂજ તરત આવી જાય, તો બોડીમાં આ હીલિંગ પાવર, સેલ્ફ પોતાની મેળે જ હીલિંગ થવું, પોતાની મેળે જ રાતના જેમ આપણે સૂઈ જઈએ, વી ગો ટુ સ્લીપ, और रात को जैसे हमारी बॉडी हील होती है, ये हीलिंग पावर डिपेंडेंट होता है बोन की डेंसिटी और बोन की मजबूती पे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये बात सच है, और अगर ये सच है तो बोन में ऐसा क्या है, बोन्स में, जैसे आपने जो भी एलोपैथी की पढ़ाई की है, तो बोन्स में ऐसा एलिमेंट क्या है कि जिस वजह से बोन इज एक्चुअली डिफाइंड एज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ अवर वेलनेस।
वाह! गुरुदेव, आपने एक बहुत ही गहराई वाली और एलोपैथिक मेडिसिन की दृष्टिकोण से देखें तो भी ये बहुत ही अहमियत वाली अपने मुद्दे को उभर के बाहर आया है ये। सो आपका प्रश्न कि हड्डियों की क्या ऐसी उसमें खूबी है कि वो मनुष्य के शरीर का आधार स्तंभ बन जाती है? तो सबसे पहले तो ये जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया वो सोच के किया, आधार स्तंभ। आप सोच लो एक बार कि अगर मनुष्य के शरीर में हड्डी नहीं होती तो वो एक ढेर होता, रुई का ढेर की तरह वो शरीर के एक भी अवयव ऐसे नहीं है कि जिसको हड्डी के सपोर्ट के बिना वो अपना काम कर सके। हुँ? तो आँख भी आप ले लो, तो आँख के आजू-बाजू में अगर ये हड्डी का एक वज्र ना होता, केज जो कहते हैं जिसको, तो ये आँख काम ना कर सकती। सिमिलरली जो भी अवयव ले लो आप। हड्डियों मूलभूत आधार है मनुष्य के शरीर का, और उसकी जो स्वास्थ्य है वो अगर ढंग से आप बना के रख सकें, जैसे अभी आपने अच्छा उल्लेख किया कि भाई हड्डियों इतनी वज्र हैं, 100 साल तक जी सकती है। भूतकाल में देखे भी हैं कि अगर जब ठीक से मनुष्य ने अपनी जीवन शैली तय की थी तो उस समय पे लोग जीते थे ऐसे, जो अपने जैन शास्त्र में भी जो लिखे हैं कि 100-100 साल तक लोग जीते थे, शायद उससे भी ज़्यादा आयु रहती थी उनकी। तो इसका कारण ये है कि वहाँ पर जो आपने अभी ये जो एक परिग्रह अगर बोल सकते हैं कि भाई वेलनेस का जो आपने लिया है, हमारी पूरी संसार में पिछले करीबन 200 साल में एलोपैथिक मेडिसिन ने अच्छा खासा अपना प्रभाव किया, और एलोपैथिक मेडिसिन अच्छी चीज़ है। उसने मनुष्य जाति को काफ़ी अच्छी तरह से रोग में से बचाया, मैं उसी का विशेषज्ञ हूँ। लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा एलोपैथिक वाले लोगों को कि एलोपैथिक मेडिसिन में इलाज का ऊपर दबाव ज़्यादा है, रोग को पहले से न होवे प्रिवेंटिव पर अब लास्ट आखिरी लेवल पर जब बात आ गई तब उसकी चर्चा होना चालू की। हालांकि एंशिएंट सिविलाइजेशंस में पहले से ऐसे था, जैसे अपने जैन धर्म में और जैन शास्त्र में तो है ही, लेकिन और भी कई ऐसे शास्त्र है, मैं उदाहरण दूंगा आपको, कि जिसमें रोग कैसे न होवे उस पर पूरे समाज का ध्यान था। बल्कि ऐसे नहीं कि रोग होने के बाद उसको ठीक कैसे करो, रोग होने के बाद ठीक होना ये भी एक अच्छी बात तो है ही, लेकिन अगर रोगी नहीं होवे तो कितना बढ़िया। तो हड्डियों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो हड्डी सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रक्चर के रूप में आपको देता है ऐसा नहीं है। हड्डी की अंदर जो कैल्शियम का भंडार है, विटामिन डी का भंडार है, आपको ये शायद जनरल, आप तो ज्ञानी हैं इस बारे में, लेकिन समाज को ये सुन के आश्चर्य होगा कि जो हम रक्त अपना खून बोलते, उसका एक्चुअली जो जनन होता है वो हड्डी के बीच में होता है, बोन मैरो जो बोलते हैं, रेड बोन मैरो। सो हड्डियाँ तो अपनी बोन्स आर द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ ब्लड एंड लाइफ। जो लाल खून जो बनता है, हीमोग्लोबिन जो रक्तकण जो बनते हैं, उसका जन्म हड्डियों में होता है, फिर वहाँ से बाहर निकल के ये खून के रूप में घूमता है वगैरह। तो इस तरह से हड्डी को संभाल के अगर आप रखो पहले से, बचपन से उसको जो चाहिए वो कवायद दो। हड्डी जीती जागती चीज़ है, उसको आप जितना श्रम दोगे उतना वो मजबूत बनेगा। अफ़सोस है कि आज की जो अपनी मॉडर्न जीवन शैली है उसमें आप बच्चे को देखोगे और बूढ़े बुजुर्ग सबको, जितनों को भी देखोगे, वो फ़ोन लेके उनकी शायद ये एक हड्डी बहुत मजबूत बनती है, बाकी की सब हड्डियाँ नरम बन जाती है पिघल के, क्योंकि हड्डी को कोई श्रम ही नहीं होता है। गाड़ियाँ हैं, प्लेन है, ट्रेन है, हम किसी चीज़ पर हड्डी को ज़्यादा श्रम देते ही नहीं है। ना खेत में अब जाना होता है मेजॉरिटी को, ऐसा नहीं है कि हर एक मनुष्य को ये लाभ है। तो मैं इस आपके प्रश्न को ये कहूँगा कि वेलनेस, प्रिवेंटिव वेलनेस में हड्डियों की अगर ध्यान दे के मेरे जैसे विशेषज्ञों को आप पूछें तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हड्डियों की पहले से संभाल लेना अगर समाज चालू करे, और वो संभाल का मतलब क्या बनता है, रेगुलर रूप से उस पर श्रम देके उसको स्टिम्युलेट करना कि वो डेंसिटी, घनता, हड्डी की घनता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वो सिर्फ अपने आप को मजबूत नहीं, शरीर को, अगली दूसरी सब सिस्टम को भी वो इतना ही मजबूत बनाते जाएगा। सो प्रिवेंटिव मेडिसिन रिलेटेड टू बोन हेल्थ is directly related
to the amount of stress that you generate on the bones, which means कसरत करो, बैठे बैठे सिर्फ मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है अपनी, उसमें से थोड़े से छूट कर थोड़ा पुराने स्टाइल को समझ लो और करो। और आखिर में मैं ये कहूँगा, जो मैंने बताया था कि ये जो वेलनेस की जो इम्पोर्टेंस है, सो मैंने एक बार पढ़ रहा था ये, तो चाइनीज़ मेडिसिन में आज से 1000 साल पहले की जो एंशिएंट चाइनीज़ था, उसमें जो रईस लोग होते थे, राजा, एम्परर्स एंड द नोबिलिटीज़, उनका अपने डॉक्टर के साथ का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ऐसे था। ये एक तरह से हंसी आएगी, दूसरी तरह से समझेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है वेलनेस की उनके वो ज़माने में, कि साल के शुरुआत में वो डॉक्टर को एक लमसम फिगर तय कर लेते थे कि भाई चलो आपको हम 10 लाख रुपया देंगे, नोबिलिटी। अब जितनी बार मैं शरीर मांदगी यानी मैं रोगग्रस्त बीमार होऊंगा तो आपके पैसे कटते जाएंगे। यानी एक बार मैं बीमार पड़ा तो 50,000 10 लाख में से निकल गए, दूसरी बार गया तो दूसरे 50,000 निकल गए। तो डॉक्टर खड़े पांव रहता था कि ये बीमारी नहीं पड़े। वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का, कि वो मरीज को मरीज होने ही नहीं चाहता। डॉक्टर का पूरा ख्याल रहता था क्योरिंग में नहीं, उसका पूरा ध्यान रहता था प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में। So this was a very interesting thing that I read about ancient Chinese medicine and the social dynamics. And there is a meaningful message in this that I think our medical profession और गुरुदेव ने ये बहुत ही अच्छी तरह से उभर के बाहर लाए कि वेलनेस पे ध्यान अपन ज़्यादा दें, डॉक्टर लोग भी दें और समाज के सभी भी दें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आपने बहुत अच्छी प्रिवेंटिव वेलनेस का बहुत ही एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिया। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हुए हम फ्रेम बनाएंगे, पहले बच्चों के लिए, फिर एल्डर्स के लिए, एथलीट्स के लिए जो ग्रोइंग अप है, टीनेजर्स हैं उनके लिए, फिर धीरे धीरे जो वुमेन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स आते हैं वो वुमेन आती हैं। और आपको शायद हंसी आ जाएगी कि क्योंकि मैं सभी को ये सलाह देता हूँ, आई सजेस्ट एवरीबडी टू बी वेल, तो नवरात्रि के वक्त डांडिया खेलने के लिए लोग मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं कि गुरुजी ये बोन में बहुत तकलीफ हो गई है, ऐसे कड़क करके टूट जाता है, तो हम कैसे कैसे जाए डांडिया खेलने के लिए। चलो जोक सपाट, लेकिन बहुत ज़रूरी हो चुका है, बिकॉज एवरी मोमेंट सबके दांत गिर रहे हैं, सबके बोन्स गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, एवरी नाउ एंड देन थोड़ा सा कुछ हुआ तुरंत फ्रैक्चर आ जाता है। इट हैज़ बिकम मोस्टली एपिडेमिक। तो हमारे साधु साध्वी जी को भी बिल्डिंग्स में फ्लोर्स चढ़ना, विहार करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। हमारे कितने ही साधु साध्वी जी को स्लिप डिस्क प्रॉब्लम्स, और ज़्यादातर महासती जी यानी साध्वी जी भगवंतों में जो फीमेल मॉन्क्स है उनके लाइफ में बहुत तकलीफ है। तो ये हम डिस्कस करेंगे फ्रेम बाय फ्रेम। तो सबसे पहले जैसे पुराने ज़माने में बच्चे का जन्म होने के बाद करीब 1.5 साल तक उसको रोज डेली मसाज किया जाता था। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ दैट मसाज, क्योंकि आजकल एक बहुत प्रॉब्लम हो चुका है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले मना करता है मसाज नहीं करना है। नाउ दिस इज नॉट रिगार्डिंग द डिबेट, इट इज रिगार्डिंग द ट्रूथ कि ये मना करते हैं तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग कि क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो है उससे कम से कम बुरा तो नहीं करना है, उससे अच्छा हो ना हो दैट इज अवर सेकंड रिगार्ड, बट फर्स्ट रिगार्ड इज कि बुरा नहीं होना चाहिए। तो मसाज और बोन्स के साथ क्या रिलेशन है? मसाज जब होता है शरीर पर, वेदर बच्चे में, नवजात शिशु में या एडल्ट्स में, जहाँ भी पुख्त वय के लोगों में, तो आप ये बहुत सामान्य लॉजिक लगा के आप समझ सके ऐसी चीज़ है। शरीर पर जब मसाज होता है तो स्क्वीजिंग होके ब्लड के सप्लाई को आप एक्चुअली उत्तेजित होके पूरा घुमाते हो। जैसे स्पंज के अंदर अगर पानी से लब हो जाता है तो उसको अगर हल्का बनाना हो तो आप स्क्वीज़ करते हो, पानी एक्स्ट्रा जो है निकल जाता है और स्पंज एकदम फ्रेश और हल्का दिखता है। उसी तरह ढंग से मसाज करना अगर किसी को आता है और वो मसाज वैज्ञानिक रूप से अगर मसाज करता है तो वो मैं समझूंगा कि वेलनेस के रूप में और एक आरामदायी अनुभव के रूप में ये बहुत ही अहमियत वाला एक प्रक्रिया है। और मसाज करने से लिम्फेटिक सिस्टम, गुजराती में શું કહેવાય મને નથી, मुझे उसका शब्द नहीं है, बट लिम्फ रस के अपना जैनिज्म में उसको जो रस बोलते हैं,
वो एक दूधिया जैसी सफ़ेद लिक्विड की पूरी सिस्टम होती है, पतली सी, जैसे खून कैसे बहता है वैसे। तो लिम्फ को अच्छी तरह से शरीर में घुमाता है। जो आपके स्टैग्नेंट यानी शिथिल पड़े हुए शरीर के जो भाग है कि जिसमें वो खून वहाँ ही पुल रहता है, जैसे अब पर्यावरण में अगर आप पानी का पडल है कि जो वहाँ स्थिर रहता है तो उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, यानी स्थिर चीज जो हिले बिना की जो भी चीज़ है वो इतनी हेल्दी नहीं होती है। वेरी ट्रू। तो सिमिलरली जब मसाजिंग होता है तो नवजात शिशु दौड़ने तो वाला नहीं है, तो वो शरीर में खून को घुमाना है। हाँ तो तब जब मसाज होते थे, जो पुराने ज़माने में जो आया होया करती थी दायन आई मीन दाई हाँ, दाई माँ। दाई माँ कि ये लोगों ने आवड़તું હતું, उन लोग को एकदम स्पष्ट रूप से मालूम था, सूक्ष्मता से, कि बच्चे के शरीर को कैसे हल्के से मसाज करो। तो उसमें जब लिम्फ का सर्कुलेशन होना, खून का सर्कुलेशन होना, अच्छा सिर्फ मसाज नहीं, आपने अगर देखा हो कोई एक्सपर्ट दाई माँ को तो वो उनके बच्चे के हाथ को ऐसे करेंगी, फिजियो। ऐसे करेंगी फिजियो। तो जॉइंट जो अभी तो खिल रहे हैं, कंधा कोनी ये सब जो खिल रही है वो शरीर में, उसको फुल रेंज ऑफ मूवमेंट देती है। तो इतना बढ़िया तरह से लिगामेंट का डेवलपमेंट होता है जो होना चाहिए वैसे, वो सब चला गया। क्योंकि वो जो एंशियंट जो समझ थी, मॉडर्न डे में डॉक्टर लोग जब ना बोलते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है, मैं पीडियाट्रिशियन नहीं हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, पर कभी ना कभी अगर आता नहीं है मसाज करना और गलती से करने में आपने हड्डी को क्रैक कर दिया या एल्बो को खिसका दिया, तो मॉडर्न मेडिसिन में जो निकली है अमेरिका यूएसए, वहाँ पर ये मसाज का कोई पुश्तैनी ज्ञान था नहीं। तो वहाँ से वो नो बन गया। राइट। कि सी इफ़ यू लुक एट इट दिस फ्रॉम अ वेस्टर्न प्रिज्म, वेस्टर्न लेंस या में से, ट्रू। तो एक बच्चे को भी अगर मसाज करने कोई गया और ये टूट गई तो सीधे लिटिगेशन के चांस सब हो जाते हैं। वेरी ट्रू। तो वेस्टर्न मेडिसिन में मसाज को नहीं करना, और हम लोग जब स्टडी करते हैं मेडिकल कॉलेज में तो वो वेस्टर्न में से करते हैं। एब्सोल्युटली। तो हमारे डॉक्टर लोग भी उसी के आधार पे कि नहीं मसाज इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। आई एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड एज अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स what happens when you massage a body, I would say it is one of the most healthy prevent diseases, and it is one of the most healthy activity that you can do on a human body, as long as you do it in a calibrated manner. उसको ढंग से करना आना चाहिए। अगर गलती कर दी तो फिर अलग बात है, वो तो किसी भी चीज़ को गलती करो तो ठीक नहीं है। तो आपका ये प्रश्न का मेरा आखिर में ये रहेगा, मसाज बच्चे में, पुख्त वय में या बूढ़े में, जहाँ भी आप ढंग से करो तो ये बहुत ही फ़ायदा कारक है। लिम्फ को घुमाता है, स्टैग्नेंट ब्लड को घुमाता है, लिगामेंट्स को स्ट्रेच करके फ्लेक्सिबल करता है, मसल्स को वापस एक्टिव करता है। करना ही चाहिए, मसाज की अगर फैसिलिटी मिलती हो तो करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी ऑर्थोपेडिक स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हमारे जैन के युवा कार्यकर्ता हो या नॉन जैन हो, कोई भी हो, आप एक मिशन बनाइए अपने लाइफ में, अगर आप पीएचडी की तरफ जा रहे हो तो, कि मसाज हमें कैसे क्लिनिकली हम प्रूव कर सकते हैं। उसके केस स्टडीज बनाइए, उसके आप आर्टिकल्स लिखिए, आप रिसर्च पेपर्स जनरेट करिए। ये मॉडर्न ज़माने के लिए बहुत ही उपकारी और बहुत ही लाभदायक होगा। इस फील्ड में क्लिनिकली काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं टीनेजर्स के ऊपर। तो जैनिज्म में एक बात बताई गई है, इरियापथ। इरियापथ मीन्स मूवमेंट्स ऑफ 4 काइंड्स। एक मूवमेंट्स होती है स्लीपिंग, एक मूवमेंट होती है सिटिंग, एक मूवमेंट होती है स्टैंडिंग, और एक मूवमेंट होती है वॉकिंग। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। दिस इज मूवमेंट इंटेलिजेंस इन जैनिज्म। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा चाइनीज मेडिसिन में इसको मेरिडियन कहा जाता है, इंडियन मेडिसिन में इसको स्पाइन कहा जाता है। तो ये जो हमारी बॉडी की सभी नाड़ियां हैं और हर चीज़ें हमारी स्पाइन से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कहा गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो एनिमल्स के लिए वर्ड यूज होता है तिरियंश। तिरियंश मीन्स जेनी करोड़रज्जु आड़ी हो, यानी कि जिसकी स्पाइन हॉरिजॉन्टल है वो सब जानवर, और जिसकी
स्पाइन वर्टिकल है वो ह्यूमन बीइंग्स. दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस डिफरेंस between humans and animals. यानी कि humans are not animals, although we define them as animal species, but they are little different डिफरेंट. based on this spine. तो जैसे बड़े बच्चे बड़े होते हैं, आजकल प्रॉब्लम ये हो चुका है कि हर बच्चा गलत तरीके से टीवी देख रहा है, गलत तरीके से मोबाइल देख रहा है, गलत तरीके से पढ़ रहा है, और स्ट्रेस कम होने के बजाय बॉडी में स्ट्रेस बढ़ रहा है. तो केसेस बहुत आते हैं हमारे पास भी कि वो बैठ नहीं पा रहा है सीधा, मूवमेंट उसकी बॉडी में है नहीं, थोड़ा करते हैं थक जाते हैं. तो ये मूवमेंट के जो 4 प्रकार एरियापथ के बारे में बताए हैं, और जैसे मसाज आपने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया कि छोटे बच्चे मूवमेंट नहीं कर सकते तो उनके लिए मसाज है, पर अब तो बड़े हो चुके हैं तो उनको मूवमेंट बहुत ज़रूरी है. तो फिजियोथेरेपी जो है, या वॉकिंग जो है, या जिम जो है, इसके मॉडर्न, या योगा है, इसके मॉडर्न जितने भी पैरामीटर्स हैं, जो मॉडर्न पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस तरह से, किस दिशा में हमें समाज को लेके जा सकता है. कोई लोग कहते हैं कि जिम में ज़्यादा जाने से मर जाते हैं. छोटे बच्चों को जिम में नहीं लेके जाना चाहिए. अंटिल दे आर 8 years old you should not get them to the gym, और अंटिल दे आर 15 years old you should not take them to the gym. पर आजकल बहुत क्रेज हो चुका है. तो ये बोन्स पे क्या इफेक्ट करता है, या ये एक्चुअली राइट है, रॉन्ग है? क्योंकि एक अगर ट्रेंड बन गया तो उसको कोई रोक नहीं सकता है. नोबडी नोज व्हाट इज द ट्रूथ. अगेन मैं गुरुदेव, जैसे आप ये प्रश्न डेवलप कर रहे थे और मेरा दिमाग दौड़ा रहा था कि जिम ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेस कि जहाँ पर जाके आप एक तरह से देखो तो आर्टिफिशियली ऑर्गेनाइज्ड प्लेस कसरत करने के लिए, यू नो. और पहले क्या था? पहले ये टीनेजर जो अपन चर्चा कर रहे हैं, 13, 15, 12, 10 साल की उम्र वाले सब बच्चे, उनको इतनी बढ़िया एक्सरसाइज मिलती थी बाय डूइंग सिंपल थिंग्स लाइक प्लेइंग गेम्स, खो खो, सतोड़ियू, पकड़ा पकड़ी, गार्डन में जाके. आजकल वो पूरा एंटरटेनमेंट वहाँ से निकल कर स्क्रीन्स पे आ गया है. वेरी ट्रू. तो जो एक नेचुरल हेल्दी ऑलराउंड एक्टिविटी जो खेलते खेलते ही उनकी शरीर को जो कसरत मिलती थी वो चली गई. अब जब आप जिम में जाते हो तो वो कैलिब्रेटेड कसरत नहीं है. वहाँ पर जाके आपको एक टारगेट दे देते हैं, तो टारगेट इज़ नॉट अ नेचुरल वे ऑफ अचीविंग द जो कसरत थी हेल्दी. सो दैट इज़ वाई यू एंड अप. और फिर उसमें सपोज 3 लोग साथ में गए एक के साथ, एंड इट इज़ नेचुरल कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में आ जाते हो. तो जो आपकी शक्ति के बाहर की चीज़ भी आप उठाने की, वेट ट्रेनिंग की ट्राई कर लेते हो, आप दौड़ने में कुछ ज़्यादा कर लेते हो. दैट इज़ वाई यू फाइंड दोज स्टोरीज कि अच्छा खासा 25 साल का बंदा था, जिम में ही कोलैप्स हो गया, कार्डियक कोलैप्स हो गया, क्योंकि ये नेचुरल रूप से बॉडी को ट्रेनिंग नहीं मिली. ये ट्रेनिंग मिली आर्टिफिशियली टारगेटेड, और उसमें फिर उत्तेजित हो जाके कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कर देते हैं. अगर कुछ ना करो उससे तो जिम में जाना ठीक ही है. लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा कि जो इतने साल से, इतने सदियों से, कि आप अगर खेल कूद के रूप में अपनी अपनी उम्र के मुताबिक खेल कूद करो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खो खो 40 साल का आदमी खो खो खेलना चालू करे वगैरह, बट गुरुदेव ने छोटी उम्र की उल्लेख किए हैं ये प्रश्न में. मैं कहूँगा कि अपने बच्चे लोग को आप प्रोत्साहित करें कि ऐसी आउटडोर गेम्स जाके खेलें जो भूतकाल में थी. तो सिर्फ शरीर को कसरत नहीं, मानस को और स्पिरिट को भी कसरत मिल जाती है. वो जो हंसना, जो प्रफुल्लित होना, तो कसरत भी मिलेगी, मानस को भी ट्रेनिंग मिल जाएगी, यानी स्पिरिट और मन को, और ओवरडू नहीं होगा. वेरी ट्रू. यू नो, सो मेरा ये सुझाव रहता है सबके लिए कि ट्राई टू डू योर एक्सरसाइजेज इन अ नेचुरल एक्टिव वे रेदर देन इन एन आर्टिफिशियल जिम वे. बट अगेन आई एम सेइंग, अगर सोफ़ा पे या खटिया में बैठ के सिर्फ स्क्रीन को इधर उधर हिलाने वाले हो तो उससे अच्छा तो भाई थोड़ा जाके जिम में संभाल के कर लो, वो अच्छा रहता है. वेरी ट्रू. यू नो, वेरी ट्रू. यस. तो समाज के लिए ये भी एक बहुत अच्छा आज हमें मैसेज मिल रहा है. मूवमेंट इज नेसेसरी, बट जिम मूवमेंट इज वेरी टारगेटेड मूवमेंट, और वो आर्टिफिशियल है. तो हम हमारे ऑर्थोपेडिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये भी एक रिक्वेस्ट करेंगे
दिस इज माय सेकंड रिक्वेस्ट कि बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं, इन मूवमेंट्स को एनालाइज करके क्लिनिकली, जैसे हम फिजियोथेरेपी का जो हमारा एक फैकल्टी है, उस फैकल्टी के हिसाब से हम हर व्यक्ति को इस तरीके का नॉलेज अगर हम देना चाहें तो कैसे दे सकते, इसके लिए आप सभी मेहनत करिएगा। ये मेरी खास गुजारिश है। और हर टीनेजर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेंड को फॉलो करके अपनी बॉडी को बर्बाद करने की बजाय ये है कि बार बार अपनी बॉडी को नॉर्मली खुश रखने के लिए, बॉडी को खुश रखने के लिए आप एथलेटिक स्पोर्ट्स में जाइए, या फिर आप ट्रेन्ड व्यक्तियों के साथ स्पोर्ट्स खेलिए, या फिर आप नॉर्मल गार्डन में जाके जो हमारी पुरानी जो कसरतें थी, पुराने जो खेल थे, वो खेलने की आप शुरुआत करें। ये हर टीनेजर को मेरा मैसेज है। सो मूविंग टूवर्ड्स द अदर जनरेशन, दैट इज मेनली वुड बी मदर और becoming mothers, or they have passed that difficult journey, कैल्शियम बहुत कम हो जाता है, फैटीग नेचुरली होने लगता है, और बोन की डेंसिटी कम होने लगती है ये पीरियड में। तो इन लोगों के लिए आपका एक्सपीरियंस क्या है और उनको क्या मैसेज देंगे? एक्सपेक्टेंट मदर्स जो मातृत्व वाले फेज में अब प्रवेश कर रहे हैं, कि उनके शरीर में, गर्भ में जब बच्चे को जन्म की यात्रा बच्चे की शुरू होती है, तो बच्चा एक, ऐसे बोलूं तो वो जो बच्चा जो एक कोश का जो एक बंडल है, वो बहुत ही हंग्री बंडल है। राइट। उसको जो भी सोर्स चाहिए, 9 महीने में तो वो एक आँख से दिखे नहीं ऐसे सूक्ष्म एक सेल में से 9 महीने में वो चिल्लाता हुआ एक बंडल बन जाता है, एक्टिव जब बाहर निकलता है माता के शरीर में से। तो इतनी ज़बरदस्त फास्ट ग्रोथ वाली जो प्रक्रिया है, तो वो अपना रिसोर्स लेगा कहाँ से? अगर आप बिल्डिंग दमादम बढ़ा रहे हो, तो वो बिल्डिंग कहाँ से, कोई एक जगह से गोदाम में से सीमेंट स्टील तो आना पड़ेगा ना, तब जाके बिल्डिंग बनेगी, ईंटें रेती। वेरी ट्रू। तो ये सब मातुश्री के जो शरीर है उसमें से वो सब जाता है। राइट। और उस समय में जो भी कारण, या तो आर्थिक शक्ति नहीं है, या तो सामाजिक व्यवस्था नहीं है, या तो बौद्धिक सूझ नहीं है, या तो मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण आप बहुत ही अलग तरह का डाइट पे चढ़ गए हो, तो स्वाभाविक है कि आप माता बनने वाली जो फेज़ है आप में, तो उनमें वो यंग लेडी की एक्चुअली खुद की जो हड्डी बट्टी की जो सब रिसोर्स हैं वो बच्चे में जा रहा है, और वो रिप्लेनिश कर नहीं रहे हैं, तो गोदाम खाली हो जाते हैं, या तो खाली नहीं तो एटलीस्ट खोखले जैसे बन जाते हैं हड्डी की अगर बात करो तो। सो आई वुड से दैट यंग एक्सपेक्टेंट मदर्स have even more responsibility towards their own bodies, and in turn for the child that they are going to give birth to. Very true. So they have to be alerted. मैं ये कहूँगा कि अगर हम डॉक्टर लोग, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई स्पेशलिस्ट बने वेलनेस के, ये एक सिंपल सूझ की बात है कि कोई भी डॉक्टर यंग मदर के साथ जब भी इंटरेक्शन कर रहा हो, वेदर कंसल्टिंग रूम में या सामाजिक तौर पे, तो हल्के से अपने वार्तालाप में ये समझाए कि ये आपके लिए बहुत क्रूशियल फेज़ है। अगले जो 4 साल 5 साल जो भी आप एक बच्चे को, 2 बच्चे को जो भी जन्म देने का सोच रहे हो, तो अपने खुद का हेल्थ, और उसमें आजकल शहर में कम लोग हैं लेकिन फिर भी है अब इंडिया में भी, कि स्मोकिंग, ड्रिंक्स, इवन यंग मदर्स, दे फ्लरिशिंग डे बाय डे। हाँ, इट इज़, एंड दीज आर एक्सट्रीमली, they put their mother's body into an extremely vulnerable position. So I would strongly suggest that there has to be some form of responsibility, discipline and motivation. All three. Responsibility towards the child, discipline for your own self, and motivation to fulfill both of these things. Great. Great. तो ये अगर करे माता, जैसे कि पौष्टिक आहार ले, वेजिटेरियंस हैं हम लोग ज़्यादातर करके, जैन में तो एकदम ही है, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर लोग अभी भी वेजिटेरियन हैं, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा अलर्ट कि आप विटामिन डी, कैल्शियम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फॉर मिनरल्स, ये सब लो। और सरकार के भी काफ़ी अच्छे प्रोग्राम हैं कि जिसमें एकदम
आर्थिक रूप से अशक्त लोगों के लिए भी टैबलेट के रूप में आजकल मिलता है सरकार को, अगर आपको समझ हो और वो जाके लेना चाहते हो तो। मतलब जेनरिक मेडिसिन में होता है? जेनरिक मेडिसिन में आप मिलता है। बताइए वो थोड़ा। सो जन औषधि जो अपने हैं, और प्रेग्नेंट वीमेन के नेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं राइट अपने सरकारी अस्पताल राइट में। अगर आप वहाँ पर मैं अपने जैसे ये जो मैं बैठा हूँ वैसे आर्थिक स्थिति वाले लोगों के लिए ये सुझाव नो नहीं दे रहा हूँ। डेफिनेटली नॉट। हाँ, मैं दे रहा हूँ समाज के, आपके घर पे जो बेचारी कोई काम कर रहे हैं उनको सिर्फ इतनी सी मदद कर दो कि उनको मार्गदर्शन दो कि बहना आज तू सामने से छुट्टी ले ले, तेरा तनख्वाह जारी रहेगा, और अस्पताल जाके लिखवा के 1 महीने की तू प्रेग्नेंट है या तो बनने वाली है, सोच रही है, तो 1 महीने की ले आइए वहाँ पर। तो सरकार आयरन की टैबलेट्स देता है, विटामिन B12 की टैबलेट्स देते हैं, विटामिन D के मिलते हैं ये प्रोग्राम के तहत। जेनरिक होती है लेकिन अच्छी होती है, और न लेने से तो बहुत ही अच्छी होती है, कुछ न लो उससे। एब्सोल्युटली। हाँ, तो इतना भी अगर कर लो तो आपको पुण्य मिलेगा। मैं अपने लेवल के लोगों के लिए बात, अपना वेरी मीन्स ट्रू। जो संपत्ति वाले थोड़े हैं, यस और जो खुद के लिए तो बाजार में से खरीद के ले लो, भगवान ने दिया है जब आपको द्रव्य, तो थोड़ा उसका इस्तेमाल ठीक से ही करो। तो आई थिंक कीपिंग अ बॉडी हेल्दी बाय क्रिएटिंग एन अप्रोप्रिएट intake of nutrition during that phase is not a difficult thing in the modern day India. ज्ञान चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, जिम्मेवारी के एहसास चाहिए। आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात बताई है जो ये हर वुमेन को फॉलो करनी चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड दैट योर बॉडी इज अ टेम्पल, और उसमें भगवान आने वाले हैं, तो भगवान की पदार्पण की तैयारी आपको खुद को करनी पड़ेगी। अब वो टॉक्सिसिटी से आप करते हो या आपको प्योरिटी से आप करते हो, वो आपके हाथ में है, रास्ता आपको मिल गया है। अब बात करूंगा उससे भी एल्डर्स। आज हर 35-40 साल की उम्र में जो भी है, जो प्रौढ़ इंसान है, उसको 4 प्रॉब्लम जनरली होती है। सबसे पहला होता है फ्रोजन शोल्डर, सेकंड होता है स्लिप डिस्क, थर्ड होता है नीज का प्रॉब्लम, और फोर्थ होता है एंकल प्रॉब्लम। ये नॉर्मल, ये 4 प्रॉब्लम नॉर्मल हो चुके हैं आजकल हर घर में। तो इसके बारे में आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे और कैसे आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? और एक मैं थोड़ा सा एडिशनल भी बोल दूंगा, क्योंकि अपन प्राउड की बात कर रहे हैं, और आजकल 70 ईयर्स एंड अबव की खास करके अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज नोन एज फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स। यस घुटने, एंकल, कंधे की बात की, और रीढ़ की हड्डी की आपने बात की, उसके साथ एक 5वां मैं जोड़ दूं तो फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स, यानी फ्रैक्चर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स यस इन द सुपर जीरियाट्रिक 70 एंड अबव। सो अब जैसे मैंने कहा कि जिंदगी की शुरुआत में नवजात शिशु दूसरे लोग पर निर्भर करता है अपने स्वास्थ्य को ठीक से संभाल उन लोग दे, ऐसे जब एक उम्र से ज़्यादा जब आप पहुंच जाते हो तो ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका शरीर अब, और उसकी तैयारी आप जब 50 साल के हो तब से शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि बैंक बैलेंस अभी से करोगे तब जाके 72, 80, 85, 90 वो जो पीरियड है, उसमें जो बैंक बैलेंस आपने 50 और 60 के दशक में 60 के वो दशक में जितना इकट्ठा किया होगा, वो वहाँ पर फिर रिटायरमेंट पेंशन फंड की तरह उसको उपयोग करना पड़ेगा। सो हड्डियों की चीज़ में अगर मैं बताऊं तो फ्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए आजकल तो अब अच्छी खासी औषधियाँ मिलती है। नेचुरल डाइट वगैरह तो काम का है ही, लेकिन एक उम्र के बाद इतना जठर में वो नहीं होता है, पाचन शक्ति नहीं रहती है। इसलिए आज कोई 65, 70, 80 ईयर्स ये पूरे पीरियड वाले को बोलना कि हर रोज़ 6 केले खा लेना, 6 केले खाना कोई सहज बात नहीं है। वेरी ट्रू। तो उससे अच्छा उस समय पे एलोपैथिक मेडिसिन का मैं बोलूँगा कि आप उपयोग करें, फार्मेसी का उपयोग कर लो। आजकल इतनी कॉस्टली भी नहीं है इंडिया में। अगर मैं ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके लिए मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, भारत में रहता हूँ, भारत का पुत्र हूँ। उनमें से जो ये एक है कि हम पूरी दुनिया का औषधि भंडार हैं। इतने मूल्यवान दाम पे हम दवाइयाँ इंडिया में जो बनती है, मैं तो प्रदेश में काम करता था, अमेरिका में, यूके में, यहाँ पर मेरा करियर शुरुआत का था। आज भी ईश्वर कृपा से सब हम जाते हैं लेक्चर्स देने के लिए।
बाहर की ये सो कॉल्ड डेवलप्ड दुनिया, वेस्टर्न कंट्री जो हैं, जो ऐसे पैसे वाली गिनी जाती है, आप परेशान हो जाओगे दवाई लेते लेते। इतनी महंगी, इतनी तकलीफ पड़ती है स्टोर में से, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन के बिना कुछ मिलेगा नहीं, लेने जाओगे तो बहुत महंगा होगा। तो इंडिया में तो अगर आप थोड़ी सी इस्तेमाल कर लो अपनी सामान्य बुद्धि, थोड़ा ढूंढ लो आजकल, तो इतनी अच्छे दाम पे ये न्यूट्रिशन मिल जाती है कि जो आपके हड्डियों को मजबूत रखेगी, नंबर 1। नंबर 2, घिसावे की गुरुदेव ने बात की, घुटने के घिसावे की। अब तकलीफ़ की बात यह है कि कई चीज़ें जेनेटिक्स अपने जनीन में लिखी होती है। तो इंडियन जेनेटिक पूल जो है, कॉमन जेनेटिक पूल है, स्पेशली विमेन में, अपने भारतीय देवियों में, उसमें 55 से 60 साल के बीच में घुटने घिसने लगते हैं। अब वो जेनेटिक है, वो जेनेटिक को आप चेंज नहीं कर सकोगे। लेकिन क्या चेंज कर सकते हो कि सिर्फ जेनेटिक के कारण नहीं घुटने घिसते हैं, दूसरे भी पहलू हैं उसमें। जैसे कि आपने शुरुआत, आजकल होता क्या है कि आपने अभी जो आपने चर्चा की पिछले 20-25 मिनट में, कि शुरुआत से यहाँ तक प्रौढ़ उम्र तक पहुँचने में कोई ज़्यादा कसरत अब रही नहीं है। अपन ने सोफ़ा सेट वाली ज़िंदगी बिताई, अपन ने बचपन में स्क्रीन पे अपनी रमत गमत की इंस्टेड ऑफ डूइंग, सो आवर joints have not been trained to withstand pressure. Very true. हमने वो सब व्यायाम वाली, श्रम वाली चीज़ें को नकार दिया, लेकिन सामाजिक जो अपनी इच्छाएं हैं, जैसे कि भाई कथा में बैठना, तो वहाँ पर अपन अल्टी पल्टी लगा देते हैं। अभी भी सैकड़ों लोग अपना शौचालय जो हैं, हाँ, वो खड़े पांव ऐसे बैठने की जो है, बचपन से अगर किया है कसरत के रूप में अच्छा है। लेकिन अगर आपने लेट उम्र में आके पहले कोई कसरत नहीं की, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट यूज़ किया, अब रिटायरमेंट के बाद समय हाथ में आया और आपने सोचा कि अब मैं रामदेव बाबा को देख के व्यायाम चालू कर दूं, तो उस समय पे आपके तालीम दी नहीं थी और अब उसको आप श्रम दे रहे हो, तो ये घुटने घिसने चालू हो जाएंगे। मेदपन, मुझे भरोसा है कि गुरुदेव ये संवाद को ख़त्म करने से पहले मेदपन पर लाएंगे, क्योंकि आज अगर दुनिया में मनुष्य जाति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है तो वो है ज़रूरत से ज़्यादा ओबेसिटी। सो मेदपन बहुत ही अहमियत वाली बात है और इसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मैं अभी उसका उल्लेख कर लेता हूँ कि घुटने की व्यवस्था कुदरत ने ऐसी की है कि मैं जब ये कुर्सी पर से खड़ा होता हूँ तो मेरा शरीर का जो भी वज़न है उसकी 7 गुना ज़्यादा प्रेशर उस क्षण पर पैदा होती है। मैकेनिकल लीवर सिस्टम जो होती है 7 गुना, यानी आप समझो कि आपकी जो होनी चाहिए उससे आप सिर्फ 10 किलो ज़्यादा वजन रखते हो, 10 किलो जो पोशाक से आप ढाक सकते हो। लेकिन खड़े होते समय वो आप 70 किलो का ज़्यादा दबाव इस घुटने पे दे रहे हो। 70 किलोज यानी एक दूसरे पुख्ता भाई को कंधे पे बिठा के ज़िंदगी जी रहे हो। इतनी बड़ी भार घुटने को आपने दी। और ज़मीन पर से जब खड़े पाँव वाली पोजीशन से जब खड़े होते हो या पर आल्टी पाल्टी लगा के बैठे के जब खड़े होते हो तब तो वो 9 टाइम्स हो जाता है। कुर्सी में से 7 टाइम है, उसमें तो 9 टाइम्स। सीढ़ी चढ़ने उतरने में टिपिकली स्पीकिंग 6 to 8 टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन सीढ़ी की हाइट कितनी है। हाँ, सो कहने का भावार्थ क्या है, प्रौढ़ उम्र पे जब आप पहुँचे तो एक तो आपकी जठर शक्ति कम हुई है, तो आप खाना वाना थोड़ा कम खाते हो वगैरह। अगर मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हो तो अभी भी पार्टी शार्टी चालू रहती है, तो अलग अलग तरह का कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक खाना रहता है। नीचे बैठने वाली सामाजिक क्रियाएं अभी भी कर लेते हो आप, जब भी कोई प्रसंग होते हैं सामाजिक वगैरह वगैरह में। सीढ़ी चढ़ना उतरने में ये इस प्रकार के श्रम जो खड़े हो जाते हैं। और आखिर में अगर आप थोड़े से भी मेदनी आपके शरीर पे ज़्यादा है, सो देन ओबेसिटी इज़ अ मैसिव डिट्रैक्टर ऑन द जॉइंट सरफेसिस, और ये सब बहुत परेशान कर देते हैं। डायबिटीज़ आजकल बहुत बढ़ा है बिकॉज ऑफ मेदपन। गुरुदेव आपने बताया फ्रोजन शोल्डर, 40% लोगों 40% ऑफ डायबिटिक्स go through a frozen shoulder problem. So even allopathic science, I am an orthopedic specialist, पर मैं भी बोलूँगा कि मुझे खुद को
मुझे मीन्स मेडिकल साइंस, एलोपैथिक मेडिकल साइंस को ये ध्यान नहीं है कि भाई क्यों डायबिटिक्स में फ्रोजन शोल्डर ट्रिगर होती है, हाँ बट एक बार ट्रिगर होती है हाँ तो एक एक 1.5 साल तक परेशान कर देती है यस व्यक्ति को। रात को नींद नहीं आती है, इधर આપણે ગુજરાતીમાં લવકારા મારે જે हाँ કહીએ, लपकारा मारे लवकारा मारे। सो बहुत ही तकलीफ वाली चीज़ है। और ये सब पहले से अगर 50-60 साल से आपने ये इस पर अलर्ट हो गए, आपने हड्डियों की घनता जो आपने शुरुआत में बात की थी, बोन डेंसिटी, डेंसिटी जो आपने मुझे समझाया कि जैन धर्म में तो बोन डेंसिटी इज द बेसिस, इज द मूलभूत बेसिस ऑफ हेल्थ। सो बोन डेंसिटी अगर आपने 50 साल की उम्र के इर्द गिर्द पहुँचे हो तब तक में अच्छी खासी इकट्ठी की है, कसरत, खाना, ये सब अपने जो चर्चा की। तो जब आप बूढ़े बुजुर्ग जब बनोगे, बूढ़े बनोगे, तो उस समय पे आपकी हड्डी, ईश्वर ने लंबी आयु दी हो तो भी हड्डी इतनी ताकत वाली रहेगी कि ये घिस जाना, ये फ्रोजन शोल्डर होना, स्लिप डिस्क होना, ये कोई लोग आप देखते हो ऐसे कंधा भार ऐसे यस ऐसे यस એને ખુંદ કહેવાય આપણા हाँ खुद ગુજરાતીમાં। केवल ये सब बोन डेंसिटी की कमी के कारण है। एब्सोल्युटली सो बोन डेंसिटी इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्केलेटल हेल्थ। एब्सोल्युटली स्केलेटन जो अपना शरीर का આપણે ગુજરાતીમાં હાડપિંજર કહીએ, हाँ એની જે સેન્ટ્રલ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે ઇઝ બોન ડેન્સિટી। एब्सोल्युटली If you maintain your bone density, your skeletal health will be good. If you maintain your skeletal health, all the other organ systems जो इस पर ढंकी ऐसे लटकाई हुई हैं वो सब ठीक रहेगी। राइट सो ओल्ड एज में बोन हेल्थ को ध्यान में रखना, फ्रैक्चर नहीं होना, ये सब के कारण अगर आपको इसमें से बचना हो तो बोन डेंसिटी पर ध्यान दीजिए। और वो आपकी क्रिया 50 साल से चालू होगी। 70 साल पहुँचने 70 ईयर्स को पहुँचने के बाद आप जागे और आपने सोचा कि अब मैं करूँगा, अब तक तो नहीं किया, तो थोड़ी सी लेट बन जाओगे। वो उसमें भी उपाय तो है, बट उससे अच्छा ये है कि गुरुदेव जैसे महान भाव अब हम लोग को ये उपदेश दे रहे हैं, तो इसको ग्रहण करके ज़िंदगी के आचरण में अंदर समावी लઈએ આપણે। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली भरत भाई ने आज जो हमें नॉलेज दिया है, दिस इज फ्रॉम हिज हार्ट। उनका 50 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आज हमसे शेयर करें, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स, आज तक कितने 1 लाख पेशेंट्स आपके पास आ गए होंगे इजीली गुरुदेव इजीली इजीली। तो इतने सारे पेशेंट्स उनके पास, इतनी सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ वो उनके पास आते हैं। सो यू शुड मेक द मीनिंगफुल ऑफ हिज टॉक एंड ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस। तो नेक्स्ट बात जो मैं आपसे करूंगा वो ये करूंगा कि जनरली ऐसा होता है, दिस इज अ कॉमन बिलीफ, कि अगर किसी ने ऑपरेशन का नाम सुना है, सबसे पहला ऑपरेशन का यदि नाम सुना है तो वो है नी रिप्लेसमेंट। सबसे ज्यादा दिस इज द मोस्ट फेमस ऑपरेशन विच इट इज अंडरस्टूड दैट एवरी पर्सन हैज टू अंडरगो वो एक लाइफ में एक बार। और मैंने देखा है लोग मेडिक्लेम इसीलिए निकलवाते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करवा सके। और बहुत बार तो ऐसे होता है, ये मैं शायद मैं कट नहीं करूंगा यहाँ से, पर मुझे हंसी आती है जब मैंने ऐसे केसेस सुने कि कोई सलाह देता है कि एक नी तो रिप्लेस करवा ही रहे हो, दोनों डुअल नी रिप्लेस करा लो तो आपका खर्चा बच जाएगा। अब खर्चा बचाने के लिए लोग इतना पागलपन करते हैं कि अपनी जो अच्छी खासी नी है वो देकर उसको भी સેક્રિફાઈસ कर देते हैं। ओह माय गॉड। तो ये जो આપણે ગુજરાતીમાં કે આજે ઘેલાપણું ચાલી રહ્યું છે, તો એના માટે આપણે આ ની રિપ્લેસમેન્ટ एक्चुअलમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ ગઈ છે, કારણ કે એના વગર માણસો ચાલી નથી सकता। ओल्ड एज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, इंसान का कुर्सी से ऊपर उठना और बाहर निकलना, अगर ये बंद हो गया इंसान मर जाता है, अंदर से टूट जाता है। और उसकी वजह से नी रिप्लेसमेंट हर व्यक्ति को बहुत कंपल्सरी अनिवार्य है। तो ये नी रिप्लेसमेंट एक्चुअली होती क्या है, ये क्यों होती है, और आप जब ये प्रोसीजर करते हो तो उसमें क्या प्रोसीजर होता है? गुरुदेव, ये तो आपने जो मेरे जीवन प्रोफेशनल लाइफ का जो मध्य बिंदु जो हैं उसके बारे में आपने हमें पूछा। नी रिप्लेसमेंट, वो घुटना दो ब्रॉडली स्पीकिंग स्नायु से बना है। एक हार्ड एनाटमी जो हड्डियां जो अभी तक अपन ने बात की,
एक सॉफ्ट एनाटॉमी जो इर्द गिर्द के स्नायु, मसल्स, लिगामेंट्स, कैप्सूल्स, ये घुटना जब घिसना चालू हो जाता है तो हार्ड एनाटॉमी यानी दो हड्डी के ऊपर की जो एक लिस्सी सरकती हुई सपाटी है उसमें उबड़ खाबड़ बनने लगती है, वो क्षतियाँ पहुंचने लगती है और रफ होती है। सो फ्रिक्शन, राइट घर्षण चालू होता है। राइट घर्षण चालू होता है, साथ में घुटने अब टेढ़े भी बनने लगते हैं जब आगे बढ़ती है यस रोग की यात्रा आगे बढ़ती है। ओ बन जाता है ओ जो बन जाती है सीवियर यस केस की यस अंदर। यस यस सो मैकेनिकल अलाइनमेंट हम्म डिस्टर्ब हो जाता है और अंदर का घर्षण होने के कारण वो जो सहजता से जो हड्डी एक दूसरे से घिस रहे थे वो बिगड़ता है। अब अपने पूरे मनुष्य के पूरे स्केलेटन में हाड पिंजर जिन्हें कहिए, उसमें घुटने की इंजीनियरिंग जो अब बहुत बढ़िया मज़ा आया ये भी याद कर। आपने जो भी बताया कि मनुष्य की एक खासियत रही कि प्राणी से वो अलग कैसे हुआ कि ही एडॉप्टेड द स्ट्रेट पोजीशन, यस यू नो। यस वो सेम जो स्ट्रेट पोजीशन ने मनुष्य को अपनी एक अलग सी जो आइडेंटिटी आइडेंटिटी दी, उसकी ईश्वर कुछ ना कुछ तो सामने मांगता है ना जब देता है उसके बदले में तो उसके बदले में ये एकदम वल्नरेबल जॉइंट बना। ग्रेट सो ग्रेट इन द एंटायर ह्यूमन स्केलेटन, घुटना इज द मोस्ट वल्नरेबल टू engineering degradation. ट्रू 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 So knee is, that is why you will find that as any society कि जहाँ लोग अब लंबा जीना चालू कर देखते हो यस तो उसमें घुटने की समस्या, जैसे बाल सफ़ेद होना, जैसे आँख में मोतिया जमना, जैसे उम्र के साथ दांत हिल के निकलने लगे, वैसे इट इज़ पार्ट ऑफ एजिंग। राइट उसको आप रोग तो है, बट एक तरह से मैं बोलूं कि भाई बाल सफ़ेद होना तो ये रोग है, तो मैं बोलूँगा नहीं रोग तो नहीं है, ये तो उम्र का एक पहलू है, Maybe. उम्र का एक पहलू बनता है। तो सिमिलरली घुटने को घिस जाना और धीमे धीमे करके उसमें क्षतियाँ होनी, वो सच में बताऊं तो उम्र का ही एक पहलू है, यस लेकिन ये आदमी को परवश कर देता है। हम्म आपने बहुत अच्छी बात की गुरुदेव कि सो मैनी टाइम्स आई सी, मैं दिन रात देखता हूँ लोग घुटने वाले परेशानी से, उम्र लायक जो मेरे पास कई आते हैं, कोई जवानी में भी घिस जाते हैं कई अलग अलग कारण के कारण। तो जितना दर्द इधर उनको है ना, उतना ही दर्द इधर और मस्तिष्क के अंदर यानी माइंड में है, डिप्रेशन का, राइट बिकॉज दे बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, यस यू नो। तो मैं जब भी पूछताछ करता हूँ कि आजकल उनके साथ वाले परिवार सभ्य जो आते हैं उनको बोलता हूँ कि आजकल बोलते हैं ना कि कुछ आप घूमने गए हो तो आप घूमने सनसेट पॉइंट देखने जाना है, तो ये क्या बोलते हैं? तो बोलते हाँ साહેબ નથી આવતા, કહે છે કે અમે તો મેં તો જોયું છે, તમે જઈ આવો એમ। સો જિંદગીનું વર્તુળ નાનું થતું જાય, यू नो, जीवन शैली संकुचित बनती जाती है। वेरी नी रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, ये जो उबड़ खाबड़ जो सपाटी है घिस गई हुई, उसको हम हल्के हल्के छिलके, जैसे टेबल पर सनमाइका या लैमिनेट जो बोलते हैं होते हैं, तो वो अगर घिस जाता है तो सिर्फ लैमिनेट को निकाल के नया लैमिनेट बदलते हैं। ओ लेकिन शब्द टोटल नी रिप्लेसमेंट, पूर्ण घुटने का प्रस्थापन, तो शब्द इतने ड्रामेटिक हैं कि लोगों को, और थोड़ा खर्चा वाला ऑपरेशन है, तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा इधर से इधर काटने का रहता होगा। एक्चुअली बहुत प्रिसीजन वाला प्रोसीजर है, बहुत द प्रिसीजन। ओनली द लेयर अपर ओनली लेयर द जो उबड़ खाबड़ लेयर है उसी को एकदम प्रिसीजन से काट के उसके, और कला ही उसमें है कि ज़्यादा खून खराबा किए बिना हम ये कर सकते हैं। हमारे वही तो आर्ट है। और आजू बाजू के स्नायु को जो संतुलनता देना, कई बार ये गुरुदेव आप अपने समाज को अच्छे संदेश दे रहे हो, मेरी फ़र्ज़ बनती है कि हमारे पेशे में भी मार्केटिंग एक अंदर आ गया है, हाइप। तो आजकल रोबोटिक्स का हाइप चला है कि अब मुझे इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहना मैं मेरा धर्म समझता हूँ कि भाइयों बहनों, कोई रोबोटिक्स के कारण ये मत मानना कि रोबोटिक्स यानी भगवान ने दिया हुआ एक वरदान नीचे आ गया है और वो करवाने से आपका बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो जाने वाला है, जो रूटीन में नहीं होता है। ज़्यादा पैसे लगते हैं, हमारे यहाँ भी रोबोटिक्स है, मेरे अस्पताल में भी रोबोटिक्स की विकल्प है, लेकिन मैं धर्म के साथ कहता हूँ, धर्म के वचन पर, कि हम हर एक पेशेंट को समझाते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रोबोटिक्स वाला माध्यम लो और ज़्यादा 30,000 खर्चा करो, वो रेगुलर करोगे तो भी हम वचन देते हैं कि उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आज मैं पॉडकास्ट में भी ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ है, फिर भी लोग लेते हैं, 30,000 ज़्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन मैं मेरी फ़र्ज़ निभा देता हूँ
कि बहुत कम जूझ लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें रोबोटिक्स मैं सामने से बोलूँगा कि भाई करवाइए, क्योंकि आप में टेढ़ापन वगैरह वगैरह टेक्निकल चीज़ है कि वो इतना ज़्यादा है कि इसमें रोबोटिक्स के मुझे थोड़ा फ़ायदा होगा आपके एब्सोल्युटली, ऑपरेशन में। एब्सोल्युटली। बाकी 80 से 90% लोगों में कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है। सो रोबोटिक्स की हाइप पर आप मत जाना। ये नहीं है कि रोबोटिक्स करने से कोई नुकसान है, बट ये भी नहीं है कि रोबोटिक्स करने से आपका वो जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो उसमें बहुत बड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा, फायदा मिलने वाला कि है। वो कम दर्द होगा, खून कम बहेगा, ये सब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत मार्केटिंग हाइप से हाइप है। ये मेरी फ़र्ज़ बनती है पीपल आप, शुड अंडरस्टैंड दैट। और वो भी आप जैसे आचार्य के साथ जब मैं बैठा हूँ, आपका जो पूरा उद्देश्य ही है कि समाज को आप अच्छी तरह से सच बताइए, तो ये मेरी फ़र्ज़ बनती है कि एब्सोल्युटली। नी रिप्लेसमेंट में आजकल रोबोटिक्स बहुत ही ज़्यादा हाइप जो बन रही है, तो वो ये हाइप पर अपने आप को पागल मत कर देना। उपयोग है उसका, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा द्रव्य है और आपको इच्छा है कि भाई भले 30,000 खर्चा हो जाए, आप रोबोटिक से करो ना डॉक्टर साहब, तो करवाइए, बट समझ के किया तो कोई रॉबरी नहीं। अ फेयर एक्सचेंज इज़ नो रॉबरी, एब्सोल्युटली। है ना? सो ये और नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही बढ़िया ऑपरेशन है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज इन द वर्ल्ड। और वो कितने भी आप टेढ़ा मेढ़ा घुटना ला दो मेरे पास, यही तो मेरी अर्जुन की आंख रही है, हम सीधा कर देंगे। हमने मेरे नसीब रहे हैं कि फिजी के प्रधानमंत्री ने आके मेरे पास करवाएं। जगत गुरु शंकराचार्य पुरी के जो हैं, उन्होंने आके, वो तो बहुत आपको हमने अपने मैं जैन हूँ, तो अपने जैन साध्वी जी के महाराज साहब के मैंने नी नी रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट किए हैं। और जगत गुरु शंकराचार्य जब निश्चलानंद जी आए थे, तो मुझे कहा कि 1 महीने के बाद तो पुरी की रथ यात्रा है, और डॉक्टर साहब आदि शंकराचार्य की प्रणालिका है कि प्रथम पूजक के रूप में हमारे मठ में से शंकराचार्य आरोहण करते हैं रथ का। तो 1 महीने के बाद हम रथ का आरोहण तो करेंगे ना। तो मैं तो नर्वस हो गया, क्योंकि मैंने पहले तो बोला कि हाँ गुरुदेव तो हो तो जाएगा, तो दंडी स्वामी उनके जो नेक्स्ट होते हैं लाइन में बोला कि डॉक्टर साहब आपको मालूम है कि ये जो सीढ़ी की बात हो रही है वो रेगुलर सीढ़ी नहीं होती है, वो ताड़ के पेड़ इतने बड़े बड़े, पहले थर्ड जे कहिए ना। अब गुरुदेव खुद उम्र थी, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि 1 महीने के बाद गुरुदेव ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने रथ पर आरोहण किया, पूरी दुनिया ने रथ यात्रा में देखा, मुझे आशीर्वाद मिले, उसका लाभ आपको उसका मिला। लाभ मिला। रियली ग्रेटफुल टू यू, रियली ना ग्रेटफुल टू ना यू। तो और शायद मुझे याद है तो ब्रिज कैंडी में अटल बिहारी जी का यस, उस समय पे भी मुझे लाभ मिला था, जूनियर था मैं उस समय पे। ग्रेट राणा मत ग्रेट। साहब पर भगवान की कृपा रही है, मेरे माता पिता के आशीर्वाद रहे कि परदेश से मैं लौटा ही इसलिए हूँ कि जो आपकी आगे की चर्चा, अगर शायद ये प्रश्न आएंगे, तो मैं परदेश से लौटा ही इसलिए कि मेरे माता पिता इधर थे। मेरे कोई भाई नहीं थे, मेरी बहनें हैं, बट एक अमेरिका में स्थायी है। तो आप जैसे गुरुदेव के आशीर्वाद मिले, माता पिता के आशीर्वाद मिले, समाज की मोहब्बत मिली, तो अच्छा रहा, अनुभव ज़िंदगी का अच्छा रहा। ग्रेट ग्रेट। हम्म, भरत भाई, आज एक छोटा सा वेलनेस के ऊपर हमारा जो पहला पॉडकास्ट था, बोन्स के ऊपर, बिकॉज बोन्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका इम्पोर्टेंस जर्नलिज्म में क्या दिया गया है। जैसे सबसे लाइवली चीज़ बोन है। बोन कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो डीके होते जाते हैं। अगर हम्म, इंसान मर जाए तो डीके होते हैं। इंसान का बोन 12 साल तक मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है। वाह, ऐसे शास्त्र में लिखा है। दिया दिया गया है कि बोन्स लिव फॉर 12 years इवन आफ्टर अ डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। क्या बात, डीके नहीं होता वाह। है, वो डिकम्पोज नहीं होता है, यानी दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ अवर बॉडी। उसमें तो कोई शंका का स्थान नहीं है कि 2-2, 3-3 हज़ार साल बाद इजिप्ट जैसे देश में जो ममीज निकलते हैं तो बोन तो इंटैक्ट दिखते हैं। भरत भाई, हमारे जैन कम्युनिटी में जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और जो वेलनेस के इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे नए अनएक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स हैं जिनको खुद की डिस्पेंसरी बनाने में बहुत तकलीफ हो रही है, वेल्थ को मैनेज करने में बहुत तकलीफ हो रही है। वो दूसरे कंपनीज में जुड़ करके, इंश्योरेंस यानी मेडिकल इंश्योरेंस की कंपनीज के साथ जुड़ करके, या किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जुड़ करके वो
खुद का वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, पर इसका सही एलोकेशन, इसका सही ट्रेड, इसका सही वॉल्ट, स्टोरेज, होर्डिंग, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये बहुत कम लोगों को एवोल्यूशन के बाद पता चलता है। आप एकदम ज़ीरो से हीरो बने हो और आप फॉरेन में जाकर स्टडी करके यहाँ पे आए हो, आपके खुद के बहुत सारे एक्सपीरियंस है। आपने जो एक बात सटीक बताई कि अर्जुन जैसे पोपट की आँख को देखता है, मैंने हमेशा उसको टारगेट करके ही, निशाना करके ही मैंने जीवन जिया है। तो मुझे पता है आपको बहुत एक्सपीरियंस है। मैं चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी के लिए और हमारे यंग डॉक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो भूला पड़ गए हैं, जो भूल गए हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, देयर इज कंप्लीट डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ देम, व्हाट कुड बी देयर फ्यूचर। लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। लोग हमारे गुजराती स्पेशली पानी ना इंजेक्शन मारे थे, दे यूज दिस काइंड्स ऑफ वर्ड्स, बट एक्चुअली इट इज नॉट दैट वे, एक्चुअली इट इज नॉट दैट वे। तो ये पूरा का पूरा जो साइकिल है, मिथ्स को, इल्यूजन्स को चैनलाइज करना है। तो चैनलाइज कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेलनेस, मुझे ऐसे लगता है कि 60% ऑफ द मार्केट इज टुडे ऑफ वेलनेस। रेस्टोरेंट से लेकर, फूड से लेकर, हर पूरा मार्केट अगर आप देखोगे कोरोना के बाद स्पेशली, हर चीज पे लिखा हुआ आता है। यानी एक अगर आपको सौंफ भी खानी हो तो सौंफ के ऊपर लिखा हुआ था इम्यूनिटी बूस्टर सौंफ। ये जो आज पूरी मार्केट हो गई है, हर चीज वेलनेस में कुछ भी मतलब लिख डालो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर डालो, फूड में कोई भी केमिकल्स डाल दो, लिक्विड सिरप्स, शुगर, और इतना पूरा वेलनेस इंडस्ट्री को इल्यूसिव बना दिया है। इसमें से हमारे समाज को निकालना पड़ेगा और एक अच्छा सा प्योर वेल्थ का मॉडल बनाना पड़ेगा, जैसे आपने हासिल किया है। और आप ये साइंस में भी माहिर हो, इस साइंस के बारे में बताइए। गुरुदेव, आपने जो कहा, मैं ताकि ऑडियंस को समझ में आए एब्सोल्युटली। कि मैं क्या आधार पे मैं बोलने वाला हूँ, जो भी कुछ बोला है वो मैं तो एक दो चार पंक्ति में बता दूंगा कि मेरे पिता, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का रहा हूँ बचपन में। माय फादर वाज ए करियर ऑफिसर इन जीएसएफसी। कभी हमको गरीबी का एहसास नहीं हुआ है, बचपन में गरीबी के एहसास नहीं हुआ है, बट कोई ऐसा भी नहीं था कि अमीर घराने के लोग हम थे वगैरह। सो जो बच्चे के रूप में चाहता था उतना मिल जाता था। एजुकेशन, प्रॉपर मिडिल क्लास वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल क्लास वैल्यूज, व्हाट इज मिडिल क्लास वैल्यू? बिकॉज इट इज मिडिल क्लास वैल्यू विच मेक्स ए पर्सन एक्चुअली राइज फ्रॉम मिडिल लेवल इनकम टू रियल वेल्थ क्रिएशन टू बिगिन विथ। वो अलग बात है कि अपने पीढ़ियों में क्या है कि एक पेढ़ी बनावे, बीजो पेढ़ी हाथ पे, ત્રીજું પેઢી ગુમાવે। हाँ, એ જે આ મિડલ ક્લાસવાળા જે છે એ બનાવે, मिडिल क्लासनी इन्फ्लुएंस के तहत जो खड़े हुए हैं वो संभाल लेते हैं लेकिन उसके बाद वाली पीढ़ी में अगर गुण नहीं दिए गए हैं तो वो सब गंवा देते हैं। सो मेरा क्या रहा, मेरी जीवन यात्रा का अनुभव जो आपने पूछा, मैं उसी पर मैं बोल सकता हूँ इसमें। सो आई वॉज द सन ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली, बट गिवन द बेस्ट ऑफ एजुकेशन एंड द बेस्ट ऑफ वैल्यू सिस्टम। और उसी पर अपन आ जाएंगे क्योंकि वेल्थ क्रिएशन is about value system. absolutely. Almost everything in life is revolves around value. Yes. So what is a value? Value is a set of principles. Value system is a set of principles कि जो मनुष्य अपने हृदय में और दिमाग में दोनों में उसका एक अनुग्रह पर्याप्त रूप से वो अंदर बिठा के बैठा है। What was my value system? My value system was that first of all I enjoy the work I do. अगर आप जो काम कर रहे हो उसमें अगर हृदय से उत्साह नहीं है, आपको सिर्फ पैसे कमाने की दृष्टि से उसको काम करना है, तो वो बोरियत बन जाएगी, आप शॉर्टकट लेना चालू कर दोगे। मेरे पर आशीर्वाद रहे कि मैं जिस चीज़ को मैंने चुना अपने काम के लिए, वो मुझे अंदर से ही बहुत ही
मज़ा आता है वो करने में, डॉक्टरी करने में, सर्जरी, शल्य क्रिया करने में, हड्डियों को संभालने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। और ये मज़ा के कारण ये मेरा पैशन है। और मैं मेरे दोनों पुत्र भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से, और पूरे जवान जो भी पीढ़ी है उसको बताता हूँ कि द्रव्य को हासिल करना, सक्सेस को हासिल करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, बट डिलीजेंस की ज़रूरत है, मेहनत की। एंड इफ़ यू आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट यू विल बी ओके, बट बी पैशनेट। अगर जो करना है उसमें आप एकदम लगे रहो मुन्ना भाई, अंदर से उत्साह है करने का, हाँ? तो आप इतने बड़े एकदम फर्स्ट रैंकर नहीं होगे ना, तो भी मैं गारंटी देता हूँ कि आपका पैशन विल हैंडसमली कंट्रीब्यूट फॉर योर lack of intelligence compared to some other guy. Absolutely. So be diligent, be passionate. ये दो मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा प्रारब्ध वगर पुरुषार्थ નથી કામનો અને પુરુષાર્થ વગર તો પ્રારબ્ધ ક્યારેય કામ નથી આપતું. So प्रारब्ध मीन्स लक, पुरुषार्थ मीन्स मेहनत. मेहनत करना तो ये अपना फर्स्ट फर्ज है. उसमें अगर थोड़ा सा सोने में सुहाग जैसे मिलता है कि थोड़ा सा प्रारब्ध भी मिल गया ईश्वर कृपा से, माँ बाप की आशीर्वाद से, गुरुओं की आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से, तो तब जाके यू कैन एक्चुअली डू ग्रेट वर्क. बट ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली इफ यू हैव द राइट वैल्यू सिस्टम. एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय माय ओन वैल्यू सिस्टम. सो मैं जब परदेश से वापस आया, और मैं वापस आया क्योंकि मेरे माता पिता का मैं एक ही पुत्र था, और मुझे उनको उनके बुढ़ापे में अकेले नहीं जीने देना था. नहीं तो मैं एक बीच में मैं इंटरप्ट करूंगा. आप यहाँ से परदेश गए तो वो पैशन क्या था आपका, आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, वो थोड़ा एक जर्नी बता दीजिएगा. वेरी गुड. सो मैं जब इधर बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में मेरा फाइनल ईयर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हो रहा था, एग्ज़ाम अभी बाकी थी, बट तब एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस इधर हुई, और उसमें हमारे ऑर्थोपेडिक के जगत में बहुत ही माननीय एक व्यक्तित्व वाले थे, मिस्टर ग्रेहम एप्ली करके, लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के वाइस डीन थे. वो इधर लेक्चर देने आए थे. मैं बोल रहा हूँ ना, जो प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये बढ़िया उदाहरण है इसका. मुझे अंदर से बहुत ही जोश था कि मैं परदेश जाऊँगा और आई विल गेट अ डिग्री फ्रॉम फॉरेन कंट्री. उस समय पे तो ये बहुत ही, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, ये इसकी एक अलग ही रोमांचकता थी, यू नो. तो मुझे अंदर से, मैंने बहुत मेहनत करता था. मैं स्टूडेंट के रूप में हमारे गुजराती में के बोचियो છે એટલે बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई करता था वगैरह. सो लेकिन वो सब पुरुषार्थ जितना भी किया, फर्स्ट रैंक आता था, ये सब अलग बात है. प्रारब्ध की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो जब कॉन्फ्रेंस हुई गुरुदेव, और ये मिस्टर एप्ली इधर आए, मुझे जिम्मेवारी दी गई. मेरे फादर ने मुझे उनकी गाड़ी, फियाट थी हमारे पास सेकंड हैंड, तो फियाट का उपयोग करने की मुझे अनुमति मिलती थी मेरे फादर की ओर से. तो वो सेकंड हैंड फियाट ऑर्गेनाइजर्स जो स्टूडेंट थे, सीनियर स्टूडेंट, उनको मालूम था कि भरत के पास ये गाड़ी जैसा है. तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मिस्टर एप्ली साहब बहुत बड़े लोग है ना, वो आने वाले हैं, वो उनके श्रीमती जी, तो उनको एक दिन जो इधर बड़ौदा तक आएंगे तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा. तो पावागढ़ दिखा रहे हैं, पावागढ़ देखा. तो तेरे पास तो गाड़ी है. उस ज़माने में सबके पास गाड़ी नहीं हुआ करती, और अमीर था इसलिए नहीं, मेरे पिताजी खुले हृदय के थे कि वो मुझे उनकी गाड़ी चलाने देते थे. मैंने अपनी मिस्टर एप्ली को पावागढ़ ले जाने में, तो उसमें इतनी अच्छी पहचान हुई. एप्ली जी ने देखा कि ये स्पार्क वाला यंग स्टूडेंट है. मैंने उनके पूछा कि सर, इफ़ आई वांट टू कम टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़, हाउ कैन आई डू इट. सी सेज के वो कम बोलने वाले लोग होते हैं. वी विल सी हाउ इट कैन बी डन यंग मैन, जस्ट राइट अ लेटर टू मी लेटर. ग्रेट. और मैंने फिर एप्लीकेशन किया, उन्होंने वहाँ किया. मैं इस तरह से वहाँ परदेश गया. फिर वहाँ जाके बहुत सीखा, बहुत अलग. रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, बेड साइड मैनर्स क्या होती है, एथिकल प्रैक्टिस क्या होती है. तो सीखने जैसा होता है. हर एक कल्चर सिखाता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत अपना कल्चर ही सबसे श्रेष्ठ, दूसरे सब कचरे, ऐसा नहीं है. हर एक संस्कृति कुछ ना कुछ सिखाती है एक दूसरे को. मैं बहुत सीखा, मज़ा आया मुझे. लेकिन चौथे 5वें साल फिर अमेरिका में मैंने जो रिसर्च पेपर किए, तो हार्वर्ड में मुझे फेलोशिप मिली. सो अमेरिका में हार्वर्ड में मैं गया. वहाँ पर मैंने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बड़ी मानी जाती है, वहाँ पर सीखा. लेकिन तब तक मैं तय कर लिया था कि दिवाली सिर्फ एक फ़ोन कॉल था मम्मी डैडी को
आशीर्वाद के लिए, और क्रिसमस था लॉन कटिंग का। मैंने बोला ये ज़िंदगी नहीं हो सकती है। त्यौहार तो ही है कि जो हृदय में अपने वाले के साथ बिताओ। और हॉलीडे ये है कि जहाँ पर आप आराम करो। तो मैंने मेरी श्रीमती जी जो हैं हर्षिदा को मैंने बोला कि हम वापस जाते हैं, एंड शी एग्रीड टू इट इमीडिएटली। यहाँ जब आया इंडिया तो टीयर 2 सिटी लाइक वडोदरा, छोटी जगह, मेरे साथ मेरे दूसरे भी पीयर्स थे, उन लोग मुंबई। बड़ोड़ा में आके जब मैंने ये सोचा, मैं इंग्लैंड की और अमेरिका की सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, और इधर एक छोटी सी, मेरे फादर ने जो रिटायरमेंट के बाद एक छोटी सी जगह ली थी, सब मिला के 1200 स्क्वायर फीट, उसमें उन्होंने मुझे एक ऑफिस करके दी। और फिर मैंने डैड को बोला कि आप तो रिटायर्ड हो, मुझे थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए। अगेन उदार आदमी, अपना ऑफिस बंद कर दिया, मुझे दी। वहाँ पर जो मैंने बोला ना, गुरुदेव अर्जुन की आंख लेके बैठा था, तो घुटने में आर्थ्रोस्कोपी नाम की जो टेक्निक है कि जिसमें बहुत लंबे खटिया नहीं चाहिए, कुछ नहीं, वो मैं वहाँ से सीख के आया था। उस ज़माने में वो नया नया था। ये मैंने चालू किया, आजू बाजू वाले को सिखाना चालू किया। और अल्बर्ट श्वाइट्ज़र, बहुत बड़े नोबेल पुरस्कार, स्विस डॉक्टर हो गए। अल्बर्ट श्वाइट्ज़र को नोबेल पुरस्कार मिला था और वो अफ्रीका के जंगल में काम करते थे। तो उनको पूछा गया कि आपकी क्या सलाह रहेगी अगली पीढ़ी के लिए। तो बोलते हैं कि इफ़ यू हैव द राइट सर्विस एट द राइट प्राइस, it doesn't matter where you open your shop, the world will follow you and make a line in front of your shop. Yes. ये जो चीज़ है मेरे जीवन में ये एकदम सही उतरी है। मैंने बड़ौदा जैसी छोटी जगह पर, छोटी सुदामा कुटीर बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ उसको अभी मस्ती से याद में, वो छोटी सी सुदामा कुटीर में मैंने मेरा काम चालू किया था। लेकिन काम बहुत ही उत्साह से करता था, हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्किल के आधार पे करता था, क्योंकि सीख के आया था। 15 साल मैंने सीखने में ही बिताए सब, कि कैसे अच्छी तरह से शल्य क्रिया कर सकूं। और वो धीमे धीमे करके छोटी सी जगह पे से भी मेरे न्यूज़ बढ़ते गए, और दूसरे देश का प्रधानमंत्री भी फिर इधर बड़ौदा आके मेरे पास करवाए। ग्रेट। सो व्हाट इज़ द मैसेज, एक लाइन में अगर अब संक्षिप्त में बोलूँ तो, हैव द राइट वैल्यू सिस्टम इफ़ यू आर फोकस्ड। तो जो भी आप अगर टेबल बनाना चाहते हो तो वो हाईएस्ट क्वालिटी टेबल कैसे बना सकते हो, और दाम ऐसे रखो कि जो मेजॉरिटी को परवड़े। ऐसा भी नहीं मैं बोल सकता हूँ कि कुछ दाम लिए बिना आप काम कर सको, नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसे रखो कि मेजॉरिटी को वो परवड़ता है। तो आई कैन 100% गारंटी यू, डिलीजेंस, इंटेलिजेंस, हाई डिग्री ऑफ डिलीजेंस, medium level of intelligence, high degree of passion, medium level of luck. This is your formula. Great, superb. This is $1 million formula आपने हमें आज बताया है, and you have experienced it and you have actually imbibed in your life in every moment of your life. Thank you so much. Thank you so much. My pleasure and honor. आगे आपने जो ये एवोल्यूशन आपकी लाइफ में किया, तो जैनिज्म में सबसे पहला है अर्थ। अर्थ शब्द को कहा जाता है मीनिंग, मेकिंग योर लाइफ मीनिंगफुल, दैट इज व्हाट यू सेड, पैशनेट, मेकिंग योर स्किल्स मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल, वैल्यू क्रिएशन, दैट इज व्हाट यू राइट नाउ सेड, दैट इज अर्थ। अर्थ मतलब सिर्फ धन नहीं है, अर्थ का मतलब है धन को मीनिंगफुल बनाना, धन को पर्पसफुल बनाना, धन को वैल्यूएबल बनाना। और सेकंड जो आपने बात कही, दैट इज द सेकंड, व्यापार, ट्रेड, वही करना है जो लोगों को परवड़े, एफोर्डेबल हो, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। मोबाइल जब निकला तो 80,000 का था, मोबाइल तो बन गया, 80,000 का मोबाइल बन गया। अब उसका दूसरा मोटिव ये था कि इसको कैसे अफोर्डेबल बनाना, तो आज सारी दुनिया में ये फैल गया है। इसी तरह से आपने एक बहुत सही बात बताई कि फर्स्ट में क्रिएट द वैल्यू, अर्थ को मीनिंगफुल बनाना, पर्पसफुल बनाना। सेकंड लेयर जो आता है वो है व्यापार, ट्रेड, सब उस अर्थ को कैसे हम उनकी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद एक तीसरा लेयर आता है, वो है संरक्षणम, प्रोटेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने आपकी लाइफ में कैसे इन्वेस्टमेंट्स किए, कैसे उसको संचय किया, कैसे आपने उसको, हाँ,
स्टेबल बनाया? हम्म, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सुपर्ब क्वेश्चन। मैं भी जब रिफ्लेक्ट करता हूँ आपके ये प्रश्न, मुझे भी मेरी ज़िंदगी की जीवन यात्रा की अगले जो पिछले साल गए उसकी याद दिला दे रहे हैं। सो डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर ऑडियंस को अगर संबोधित अपने जैन भाई बहनों में कर रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि बाय रूटीन डेफिनेशन अ डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी आर प्रोफेशनल्स. Professionals usually have the mindset that we will earn. It is known as earned income. यस, Earned income is not the same as wealth creation. राइट, Wealth creation is a different concept. Earned income means आप जितना काम करोगे उतना आपको मिल जाएगा. जैसे 5 बजे पेन नीचे रख दी तो उसके बाद आपका मीटर बंद हो जाएगा. वेल्थ क्रिएशन मीन्स आप ऐसी अर्थव्यवस्था खड़ी करो कि जब आपने अपनी पेन रख दी तो भी आपने जो व्यवस्था खड़ी की है वो अभी भी सर्विस दे, कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है समाज को, ग्राहक को, कि जो काम चालू रहे और अब वेल्थ क्रिएशन चालू होता है, क्योंकि वो आपने एक अर्थव्यवस्था खड़ी की. सिर्फ आपने अपनी खुद की कारीगरी पर आके रुक गए, ऐसा नहीं. सो मैंने पहले 10 साल तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैं भी एक प्रोफेशनल था. मैं हर रोज़ या तो शाम को या तो हफ्ते में या तो 1 महीने के बाद, ये महीने में मैंने कितना कमाया ये मेरे दिमाग में सोच आया करता था, और मुझे उत्तेजित भी करता था, आनंद भी देता था अगर अच्छा कमा लिया हो तो उस महीने में. लेकिन 5-7 साल, 8-10 साल जब मैं पहुंच गया, अच्छी तरह से पेशेंट फ्लो एस्टैब्लिश हो गए, लोग आने लगे थे, रूटीन में था, तब जाके मुझे दिमाग में सोच आया कि इस तरह से मैं अगर मेरी जो सुदामा कुटीर जो बोल रहा हूँ छोटी जगह थी, अगर मैंने वहाँ पर ही ये मेरा काम चालू रहा तो मेरा जीवन तो अच्छी तरह से बीत जाता, पैसे की दृष्टि से अगर देखो तो अच्छी तरह से बीत जाता. लेकिन मैंने कोई खास ऐसा काम नहीं किया होता कि जो मेरे जाने के बाद और मेरी मौजूदगी में भी एक दूसरे लोगों को भी, अगली पीढ़ी को भी, वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे केस में मेरे दोनों छोरे यानी पुत्र मेरे दोनों ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो एक अलग बात है. बट मैं अगली पीढ़ी यानी कोई यंग सर्जन्स, दूसरे लोग भी उसी व्यवस्था ऐसी मैंने कुछ खड़ी की हो कि जिसमें समाज को भी उच्च कक्षा की ट्रीटमेंट मिले, यंग पीढ़ी लोगों को एक अच्छी व्यवस्था मिले कि जिसमें वो आके अपना काम और वो बढ़ता जाए, और मेरी ज़िंदगी में मुझे वेल्थ क्रिएशन का एक अपॉर्चुनिटी मिले. और गुरुदेव, आपने जो शुरुआत में हमें वार्तालाप में आपने कहा कि, और ये मैं आपकी अनुमति से कहूँगा कि अपने जैन धर्म की फिलॉसफी में भी मोह माया दूर रखना, अब वो एक गलत फहमी खड़ी कर देता है कि एब्सोल्युटली, जैसे कि पैसे कमाने की उत्साह रखना तो वो शायद एक पाप का रूप है, ऐसे कि या तो हाँ, गलती कर. मैं कहूँगा ये जरा भी ये शायद अपनी समझ गलत है, जैन धर्म ये नहीं कह रहा हो. वेल्थ क्रिएशन is an integral part of your duty in life. ग्रेट, As long as you understand that you are the trustee of that wealth. What is the meaning? The trustee. महात्मा गांधी ने ये किया है कि look at wealth in the form of a trusteeship. आपने मेहनत की, आपको पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों का अच्छा एक फॉर्म मिक्स मिला जिंदगी में, आपने अच्छा खासा वेल्थ खड़ा कर दिया. अब वो वेल्थ को अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिप्लॉय करो, इंस्टेड ऑफ फ्रिटरिंग इट अवे इन कि मैं आज फेरारी लूँगा, फिर 6 महीने के बाद दूसरे ने लैम्बोर्गिनी ली तो मैं फेरारी को आधे दाम पे बेच के अब लैम्बोर्गिनी लूँगा. ये वेल्थ का ये पर्पज़ ये नहीं है. वेल्थ का पर्पज़ है एक अस्पताल अच्छी तरह से व्यवस्था खड़ी की, 300 लोग को आपने नौकरी दी है, पेशेंट्स आ रहे हैं, यंग सर्जन्स काम कर रहे हैं, થનગનતું બિઝનેસનું એક પ્લેટફોર્મ ઊભું કર્યું. નાઉ દેટ ઇઝ બ્રિંગિંગ વેલ્થ. ગો એન્ડ ડુ વન મોર પ્રોજેક્ટ. यस, સાચવીને પ્રોજેક્ટ કરો, વિચારીને કરો. દેવું લઈને, ગાંડાના જેવું દેવું લઈને નહીં. દેવું ટુ ટેક ડેટ ઇઝ ઓલ્સો અ સ્કિલ, यस, પાર્ટ ઓફ બિઝનેસ સ્કિલ. But to take debt without thinking and just because you are competing with someone else for your ego, કે એની પાસે 1000 બેડવાળી હોસ્પિટલ છે, મારી પાસે 500 બેડવાળી છે, મારે બી 1000 થવું છે,
this is mistake. Now you start borrowing money, you are sure going to go into a debt trap and kill yourself, financially speaking. So do something which will outlast you. Create wealth, look at it as a trusteeship. Enjoy the facilities that it gives you, but don't make it a purpose in itself. If you do create wealth, if you earn money and then create wealth with the right spirit, એ પુણ્યનું કામ છે. Absolutely. એ એકચ્યુઅલી પાપનું કામ નથી. અને I am so happy કે once in a while I come across religious leaders like your good self, sir, कि they are ready to, with their stature, they are ready to make people understand that wealth creation is something that should be looked at with almost a facet of spirituality. Absolutely. As long as it is done with the right manner, with the right intention, and then handled in the right manner, having created wealth. That's the most I can express on this question. Great. So हमने ये समझ लिया कि wealth creation is value creation, and along with value creation, after certain limit, when you have earned, it should become a wealth creating engine. Yes. Where you have an inflow and you have an outflow, and the system works for you. Although you being the part of the system works better than what you are working. Yes. तो आपने ये बहुत अच्छी तरह से, दिस इज संरक्षणम, यही प्रोटेक्शन है वेल्थ का. आप ही सिस्टम बने रहो, ये प्रोटेक्शन नहीं है. सिस्टम के आप पार्ट बन जाओ और दूसरों लोगों को भी पार्ट बना दो. दिस इज वेल्थ प्रोटेक्शन. व्हाट अ ग्रेट आइडियोलॉजी, व्हाट अ ग्रेट आइडियोलॉजी. थैंक यू. अब इसके बाद एक लेयर आता है, इसको कहते हैं राइट एलोकेशन. तो जैसे वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे अभी रिलायंस ने वनतारा बनाया, एक CSR की एक्टिविटी होती है, तो धीरे धीरे हमारा जो जनरेशन है वो डोनेशन भूल रहा है. पहले जैसे होता था कि अगर आपने वेल्थ क्रिएट किया या इनकम करी, तो सबसे पहले हम सोचते थे कि हम भगवान को 10% देंगे या माता पिता को 80% देंगे, 10% खुद रखेंगे या उनके चरणों में पूरा अर्पण कर देते थे, और वो जो हमें देते वही हम यूज करते थे. इट इज योर्स. यस. वो हम करते थे. आजकल ऐसा हो गया है कि कोई भी लड़का जैसे ही स्कूल कॉलेज में से निकलता है, और अगर फर्स्ट इनकम उसकी आ भी रही है, वो घर पे नहीं पहुंचती है, किसी ना किसी आईफोन के EMI में चली जाती है, कहीं ना कहीं वो डिसलोकेट कर दी जाती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, क्योंकि व्हेन दिस बिकम्स हैबिट ऑफ डिसलोकेटिंग योर इनकम, जिंदगी भर चलते रहता है. हर महीने पैसे आते रहते हैं, पैसे को नाम नहीं मिलता है, एंड दे जस्ट किल देयर ओन इनकम सोर्सेज. दे किल देयर ओन इनकम सोर्सेज. तो मैं चाहता हूं कि ये एलोकेशन का जो मॉडल है, वो आपने क्या एक्सपीरियंस किया और आप क्या मैसेज देना चाहते हो? So historically, our Indian society was a society of savers. Maybe sometimes too much of savings, in the past. थोड़े एक ज़माने में हम लोग रईस हुआ करते थे, भारत वर्ष के जो प्रजा मर्चेंट्स थे वगैरह. फिर ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनियलिज्म वगैरह वगैरह, और सब वो 200-350 साल का जब अरसा पूरा हुआ, तब हम काफ़ी गरीबी में से पसार हो चुके थे. सो साइकोलॉजी भी बदल गई थी, पूरा माइंडसेट चेंज हो गया था. सो वी बिकेम अ सोसाइटी ऑफ एक्सट्रीम सेवर्स. आए तो गद्दे के नीचे रख के हिम्मत नहीं करते थे. बाकी एक ज़माने में हम अपने जैन में इतने सारे अपनी गढ़सुती कही अपने गुजराती में, कि अपने जनीन में वेल्थ क्रिएशन अपने जैनों में तो एक खासियत रही है, हैवी, कि वैल्यू क्रिएशन तो अपने जनीन में है. और वो समय के साथ थोड़ी इधर उधर होती जा रही है, पार्टली बिकॉज अगेन अपन मूलभूत पर आ जाते हैं कि वैल्यू सिस्टम. अब जैसे पहले ऐसे था कि आज सपोज मैं 25 साल का युवक हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, लेट्स से पहले मतलब कि 50 साल पहले की बात कर लो, चलो, कि
25 साल के युवक की सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या थी कि मैं सुमन मोदी का लड़का, मैं सुशील, मैं माता पिता को रिस्पेक्ट देने वाला, उनकी सेवा करने वाला, पैसे कमा के उनकी अनुमति के पर, दैट वाज माय आइडेंटिटी. आई हैड नो mobile phone, smartphone. In my formative years, I didn't have Instagram. I didn't have Facebook. My sense of identity was from what the others around my society used to tell me. अब इसके सहारे या तो इसके श्राप से अमेरिका में बैठा हुआ आपका मित्र आपके साथ कॉम्पीट कर सकता है कि देख मैंने ये गाड़ी ली, ये देख इसका फोटो, ये इसका. सो नाउ अवर वैल्यू सिस्टम, मेरी सेंस ऑफ आइडेंटिटी आज अगर मैं 25 साल का बना हूँ अगर होता, तो मेरी सेंस ऑफ आइडेंटिटी हेविली इन्फ्लुएंस हो जाती है चरसा चरसी में कि उसने गाड़ी ली तो अब मुझे, तो मेरे माँ बाप को मैं भूलकर, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी अब ये नहीं रही है कि भरत मोदी ने सुमन मोदी की सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि क्या कर रहा है. अब मेरी आइडेंटिटी बन जाती है कि भरत मोदी के पास गाड़ी 4 पहिए की ऑडी वाली है या वो है. सो सडनली इंस्टेड ऑफ एप्रोप्रिएट सेविंग्स we have started expanding, My God. and turning into a credit culture just like the western country. So मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट है ना, इसमें देव भी है और दानव भी है. आप पर निर्भर करता है कि देव को जगा के काम में लेते हो या दानव को जगा के काम में लेते हो, you know. So in the times to come, unless we realize, and I'm restricting myself at the moment to our philosophy of Jainism, unless we realize that there were some old values which were tremendously helpful in wealth creation, in not just conserving wealth, in putting wealth in a manner, allocation जो आपने पूछा, allocate ऐसे करते थे कि जो परमानेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट हुआ करते थे. आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण जो दिया था कि भाई उस ज़माने में बच्चा पैदा होता था तो परिवार के सदस्य जब आते थे तो कोई सिल्वर की अंगूठी देगा, कोई वो सिल्वर का रैटलर जे कहिए, ऐसा खिलौने देंगे. अब वो सिल्वर, अगर बहुत रईस होते थे तो शायद गोल्ड, ये परमानेंट इन्वेस्टमेंट था. आज के दिन आते हैं तो चॉकलेट का बॉक्स, अब वो क्या है, दिस नॉट अ परमानेंट इन्वेस्टमेंट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेल्थ शुड बी एलोकेटेड, save some, deploy most, and use some for light entertainment, but deploy for permanent wealth creation, save for a rainy day, so that मैं अगर मेरा फॉर्मूला में रखूँ तो आई वुड सेव मे बी 25% फॉर अ रेनी डे, विच मीन्स उसको जब चाहिए तब मिल जाए. मे बी 60% ऑफ माई वेल्थ probably is being deployed for next project sort of thing, so that permanent engine जो अभी आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, एंड जो बचा है वो लाइट एंटरटेनमेंट, हॉलीडे भी लिए, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ ये किए, वो भी रखता हूँ, ईश्वर की कृपा से मिल रहा है इसलिए वो भी सेगमेंट में रखता हूँ. बट आई वुड अर्ज अवर नेक्स्ट जनरेशंस टू कम, क्रिएट वेल्थ, डोंट जस्ट अर्न मंथ टू मंथ. ये ध्यान में मत रखो कि मेरे EMI 35,000 के हैं, वो ख़त्म हो गए तो 40,000 की नौकरी है तो मैं तो राजा. क्रिएट समथिंग विच कैन क्रिएट वैल्यू नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट फॉर सो मेनी अदर्स, कि जो अपना जीवन उसमें से कर सके. और जैनों में तो वो जनीन में है, थोड़ी सी खाली उत्साह देने की ज़रूरत है, हो ही जाता है. What a great message. What a great message. First, you create your identity, who you are. If you are a son of a father, your money will be allocated that way. And if you are a competitor of your friend, your money will be allocated that आपने way. तो बहुत ही सुंदर रूप से इसको निचोड़ दिया. That is exactly what I meant, but आपने बहुत अच्छी तरह से रखा. I understand who your identity is. Who do you identify yourself as? Great. And if you do that properly, everything else will follow logically. What a message. What a great message. Thank you. मुझे goosebumps आज उभा થઈ ગયા છે. Thank you so much. Thank you, Gurudev. Thank you. एकदम. तो आपने जो ये बात बताई, this is the most crucial thing that this modern generation needs to understand. और एक बात बहुत आपने अच्छी बताई. You started this after 10 years of your life. तो 10 years आपने खुद को स्टेबल बनाने का प्रयास किया और 10 years के बाद आपने ये
एक्चुअली आपका जीवन का मोटो बनाया कि अब आप हमको दूसरे का भी देखना है Yes. और दूसरों को भी स्टेबल करना है. This journey should be there in our life. You should have a proper identification of yourself, of your life and of your age span too. वरना 50 साल के बाद भी मैंने ऐसे लोगों को दिखा है, करोड़ों करोड़ों कमाने के बाद आज फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, दारू पी के 3-3 दिन तक घर पे सड़े हुए उनकी डेड बॉडीज मिली हैं, बिकॉज दे डिड नॉट आइडेंटिफाई एट राइट टाइम एंड इन द राइट मैनर. तो आपने बहुत ये एवोल्यूशन की जर्नी बहुत अच्छी तरीके से बताई. और एक बात पूछनी थी. द नेक्स्ट लेयर कम्स, दैट कम्स ऑफ कंट्रीब्यूशन. तो 2 तरीके का कंट्रीब्यूशन हो सकता है. एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपके वेल्थ का और एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपकी सर्विस का. तो मैंने जो हमारा थोड़ा कॉन्वर्सेशन हुआ उसमें बहुत आपने अच्छी बात करी कि आई हैव ऑलवेज सर्व्ड टू द सोसाइटी सेल्फलेसली. कंट्रीब्यूशन इज नॉट ओनली गिविंग वेल्थ, कंट्रीब्यूशन इज गिविंग योर वैल्यू. ये जो आपने कहा है, ये आपने अपनी लाइफ में कितनी बार रिपीट किया है? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिपीटेड दिस? गुरुदेव, मैं हृदय से आज आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ कि आई हैव ऑलवेज thought that the principle of life is again that fair exchange is no robbery. आप जो भी काम कर रहे हो, आप जूता पॉलिश कर रहे हो या तो आप सिलाई काम कर रहे हो या तो आप आभूषण बेचने का आपकी दुकान है, as long as you provide the right value for the money that you are charging, provide the right value for the money that you are charging, you are already doing the first stage of service. Superb. If you are charging money knowing in your heart that the value you are providing is nowhere near the money that you are charging, you are already on the wrong path. और मैं तो डॉक्टर के रूप में तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग, ये तो हमारा वेल्थ बिल्डिंग इज से ज़्यादा स्लो बट सॉलिड इज ट्रस्ट बिल्डिंग. इफ यू कैन बिल्ड दैट रॉक ऑफ ट्रस्ट, the building of wealth will automatically be a very solid and tall one. It will become a skyscraper. Skyscraper. So, and that applies to all businesses. So, I would say first principle of good business sense is to provide appropriate value against the money that you are going to charge for your service or product from your customer. Number one. Number two, next level of service. Now you have got enough money. Become a bit more large-hearted. In my case, for example, give heavy discount to people who cannot afford me. I know that I deserve, say, 100 rupees, but this man has only got 60 rupees. Okay, I will say for a change, मैं 60 में करके दूंगा, आपके लिए 60 में, because I am intelligent enough to know that वो genuinely 60 के काबिल है, उससे ज़्यादा नहीं है. तो अब मैंने मेरी 100 रुपीज़ की वैल्यू की सर्विस 60 रुपीज़ में बेची. मूर्ख हूँ इसलिए नहीं, लेकिन हृदय थोड़ा सा जेनरोसिटी थोड़ी सी अंदर लाई अपने. और यू कैन बी जनरस ओनली इफ यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड योरसेल्फ. एब्सोल्युटली. सो फर्स्ट आर्टिफिशियल जनरोसिटी का कोई मतलब नहीं होता है, यू नो. ये देन यू डू अ थर्ड लेयर ऑफ सर्विस एंड दैट इज गिविंग अवे मनी टू थिंग्स विच यू आर योरसेल्फ नॉट एट ऑल केपेबल ऑफ डूइंग. सो फॉर एग्जाम्पल कि अब रिलीजियस अगर सेगमेंट में है कि भाई उपाश्रय बन रहा है, तो उपाश्रय कहाँ से बनने वाला है? जिन धर्म के लोग अगर थोड़ा कुछ अपना द्रव्य में से देंगे तभी तो बनेगा. या तो कोई पार्क बन रहा है या तो कोई और अच्छा काम जो भी कुछ हो रहा है, तो ये आपके व्यवसाय या धंधे के साथ कुछ लेना देना नहीं. उसमें आप डिस्काउंट दे रहे हो ये नहीं, अब तो आप उठा के वो पैसे किसी और को ही दे देते हो और ये देख रहे हो कि उसका अच्छा इस्तेमाल हो रहा है. तो दैट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ डोनेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डोनेशन. ये हर एक चीज़ आप खुद के लेवल पर, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 100 करोड़ के मालिक बनो उसके बाद ही दे सकते हो. आप 1 लाख के मालिक हो तब भी छोटा सा इधर उधर दे सकते हो. तो प्रपोर्शन में देते जाओ ना, तो एक प्रैक्टिस और आदत भी बनेगी कि जब 100 करोड़ के बनोगे तो शायद उसके मुताबिक का
કોન્ટ્રીબ્યુશન કરોગે. આપ ये અગર પ્રતીક્ષા કરોગે कि नहीं नहीं હમણાં તો હું ગરીબ છું પણ પૈસાવાળો થઈ જઈશ પછી તો હું દાન જ આપવાનો છું, ये भ्रम है. वो आदत ही नहीं होगी. आप जो आदमी जिंदगी में कभी चला ही नहीं है वो दौड़ेगा क्या? Absolutely. Great. So do your donations at the right time in the right proportion. Do your Absolutely. contributions in the right time, right proportions, and you will be a happy man and a satisfied man and a respected man towards the end of your journey. Great. Great. What a business sense and what a great model Bharat Bhai Modi has created as a Jain, and he is contributing today to most of our segments of Jainism, and also he is generating a good youth who could practice in the field of orthopedic surgeons, who could very genuinely practice in the our social and communal situations. Great. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई and really this was a good milestone for myself also, क्योंकि आप जैसे experienced, मैं अगर श्रेनिक महाराजा की या कोनिक महाराजा की बात करता हूँ तो लोगों के दिमाग में इतनी नहीं बैठती है, पर आप जैसे भरत महाराजा की जब मैं अरे बात नहीं, नहीं, करूंगा गुरुदेव, तो हाँ. डेफिनेटली पब्लिक विल एक्सपीरियंस द ट्रूथ ऑफ जैन वैल्यूज. थैंक यू. आपके ये शब्द मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है. थैंक यू सो मच for allocating time for me to share my thoughts and life story with you, sir. And गुरुदेव, मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप उत्साह दो कि आप जैसे और भी गुरुदेव अगली पीढ़ियों में बनते ही रहे. तो मुझे लग रहा है कि अपना जैन धर्म जो एक्चुअली तो बहुत छोटे मात्रा में लोग कर रहे हैं, और एक तरह से देखो तो उसकी जो एकदम ही रूढ़िचुस्त रूप से अगर उसको अनुवादन करो तो थोड़ा कठिन भी है. ये भी एक तकलीफ है कि अगली पीढ़ी क्यों थोड़ी सी छूट जाते हैं उनके हाथ में से जैन धर्म के प्रिंसिपल्स. तो आपने जो इसका एक रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलन करके जो आप संदेश दे रहे हो, मेरे लिए भी ये बहुत ही गदगद कर देने वाली भावना का अनुभव रहा. और आपको मेरे प्रणाम, चरण स्पर्श. नमस्कार. नमस्कार.